हेलो स्टूडेंट्स। पिछले पास्ट 3 लेक्चर्स में हमने देखा कि 2016, 17 और 18 के लेक्चर देखे। टुडे वी विल लुक इनटू द 2019 यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर सेट ए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको जो प्रीलिम्स पास करने के लिए जो प्री रिक्विजिट नॉलेज है वो आपको सबको होगा। मतलब जो बेसिक सोर्सेस है लाइक पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अपना स्पेक्ट्रम, सच काइंड ऑफ सोर्सेज यू हैव कवर्ड थरोली। मतलब ए ट्रिक्स के लिए आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके उसके उसको उसको छोड़कर आप जस्ट जस्ट ट्रिक लगाकर पास नहीं हो सकते। ओके, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ लोग समझेंगे कि इसे स्टिक करके ही निकल जाएगा, बट सपोज प्रीलिम्स निकल भी गए तो मेंस मेंस का अगला पड़ाव आपके ऊपर रहेगा। तो ऐसा कभी मत कीजिएगा। एक आपको बेसिक सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। उसके बाद में दिस ट्रिक्स विल गिव यू ग्लाइड पाथ to reduce or to cover that barrier, that little barrier of around 10 to 15 marks. Okay, but around 70 to 80 marks आपके नॉलेज से ही कवर होंगे। गॉट इट। चलो अगर पहला क्वेश्चन देखेंगे, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम हिस्ट्री, medieval history Mughal India, which saying what is the difference between jagirdar and zamindar. Okay, first statement is saying कि जागीरदार्स were holders of land assignment in lieu of judicial and police duties, whereas zamindars were holder of revenue rights without obligation of to perform any duties other than revenue collection. यार ऐसा तो रहेगा नहीं। जमींदार्स को अगर जमीन के रेवेन्यू लेने के लिए मुगल इंडिया में रखा है, तो जस्ट रेवेन्यू कलेक्शन थोड़ी होगा। मिलिट्री भी कुछ तो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो भी कुछ तो भी तो रखते होंगे ना, उनकी उनकी ओन फौज, एनीथिंग। ओके, बिकॉज जमींदार इज ऑल्सो वेरी रिस्की थिंग टू डू। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड बोल रहे हैं लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार्स वेर हेरिडेटरी एंड रेवेन्यू राइट्स टू जमींदार्स वेर नॉन हेरिडेटरी। मैंने पहले ही बोला कि एक्सचेंज अल्टर चेंज कर देता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर उनको कुछ किसी को कंफ्यूज करना होगा तो इस टाइम पे क्या होता, तो जागीरदार का जो है रहता है ना लैंड असाइनमेंट, दैट इज नॉन हेरिडेटरी, एंड जमींदार का लैंड हेरिडेटरी रहता है। और आप ऐसा लॉजिक लगा भी सकते हो कि ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया तक, ब्रिटिश के आने के उस टाइम तक भी जमींदार अवेलेबल थे, मतलब जमींदार लोग थे। तो दैट्स वाई तो फिर वो जमींदार कैसे हुए, उनके जो राइट्स थे हेरिडेटरी थे ना। ओके, एक अलग लॉजिक भी आप लगा सकते हो। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट, वी गॉट आंसर डी। विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलो इसको हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। तो लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि लैंड रिफॉर्म परमिटेड नो एग्जेम्पशंस, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, रॉन्ग। थर्ड थर्ड बोल रहा है इट रिजल्टेड इनटू कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स एज अ प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन, रॉन्ग। ये बोल रहा है मतलब कैश क्रॉप्स का लैंड रिफॉर्म्स के साथ कोई 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 ताल्लुक ही नहीं ना। व्हाट इट। सो दिस इज आल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है द सीलिंग लॉज वेर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग। सपोज ये फैमिली 5 मेंबर्स की फैमिली है, अगर ये सही होता तो लोग क्या करते, 5 मेंबर्स की फैमिली तो फैमिली के नाम पे नहीं रखते जमीन, हर एक इंडिविजुअल को दे देते, तो उससे तो ये लैंड रिफॉर्म से बच जाते ना, उनकी जमीन तो ऐसे ही इंटैक्ट रहती फिर तो दैट वुड बी वेरी काइंड ऑफ लूप होल इन द सिस्टम ना। तो ऐसा क्यों करेगा गवर्नमेंट। तो इंडिविजुअल और फैमिली होल्डिंग दोनों पे सीलिंग लॉस है एप्लीकेबल। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वॉज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल लैंड लेस। So this is also called as Budhan, मतलब land का donation. Okay, so that is the major reason of land reform. ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, सो ऐसे रिपोर्ट्स वगैरह मैं आंसर नहीं बताऊंगा, कुछ लॉजिक नहीं है, लेकिन आपको ऐसे इंडेक्सेस पता चाहिए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन पूछने का बहुत मतलब ऐसा इंडेक्स एक आध इंडेक्स पूछ भी लेता है। ओके, यूपीएससी। अगर चौथा क्वेश्चन देखेंगे तो एक हिस्ट्री के चार्टर एक्ट 1813 से है, और यू ऑल नो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूपीएससी ऐसे एक्ट्स पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स है ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ईच चार्टर एक्ट और रेगुलेशन एक्ट के बारे में सबके बारे में एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड। दिस इज वेरी राइट स्टेटमेंट। ओके, और अगर नेक्स्ट देखोगे ये बोल रहा है कि इट asserted the sovereignty of the British Crown or the Indian territories held by the company. So okay, so this is also the very right statement if you look into the Charter Act of 1813. Okay, third बोल रहा है revenues of India were not controlled by the British Parliament. So this is the wrong statement. Okay, so this is very wrong statement. It's not included in the Charter Act 1813. So this is A is the correct answer.
चलो स्वदेशी, नाम में भी लिखा है स्वदेशी, मतलब कुछ तो भी इंडियन प्रमोट कर रहा है, इंडियन का ओन। ओके, तो पहला बोल रहा है कि इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनियस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। दैट स्वदेशी का बेसिक सी यही था कि कॉलोनियल चीज़ों का बायकॉट करो। ओके, उसको पैसिव रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। और मतलब उनका जो इनकम सोर्स था, मतलब हीट एट द कोर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, मतलब उसका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट। ओके, अगर कुछ लोग ब्रिटिश चीज़ें खरीदेंगे ही नहीं, खरीद मतलब बाई भी नहीं करेंगे, तो उनको इकोनॉमिकल नुकसान भी होगा। सो दैट वुड बी इजियर फॉर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट टू अचीव इंडिपेंडेंस। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड बोल रहा है द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ओके, वाज एस्टेब्लिश्ड as a part of Swadeshi movement. So that is also the very right statement. To see is our correct answer. चलो, this is the organization question. You all know the महात्मा गांधी ने आफ्टर द पुना पैक्ट, तो हरिजन का थोड़ा मुद्दा था, अनटचेबल्स का, वो फोर फ्रंट में लाए थे, और उस टाइम उन्होंने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग का स्थापन किया था। सो दिस वाज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड वन इज अबाउट ऑल इंडिया सभा, किसान सभा। स्वामी सहजानंद सरस्वती वाज द leader and C. Ranga was the secretary of that party. So this is also correct statement. Third बोल रहा है कि self respect movement, E.V. Ramaswamy Naicker, also called as the PR. Okay, so that is also the correct one. So ऐसे organizations जो modern history में है वो बहुत important हो जाते हैं most of the times यूपीएससी पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। So आपको ये सब पता चाहिए। Which one of the following is not हड़प्पन साइट? कौन सा हड़प्पन साइट नहीं है? ये बोल रहे हैं चानुदारो। यस, चानुदारो इज Harappan site. Koot Diji is also part of Harappan, currently located in Pakistan. Desalpur is of, I can say it is from Gujarat. But Sohagora was not the Harappan site. It actually the Ashokan inscription site where copper plates, मतलब copper plates inscription है जब अशोका ने फैमिन के इम्पैक्ट से लोगों को रिलीफ दिया था, उस टाइम का जो मेंशन है वो सोहगोरा कॉपर प्लेट में है। सो दिस इज नॉट द हरप्पन साइट। चलो, 8 क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन ऑफ राइनो अशोका मेंशन अलोंग द स्टोन ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। मतलब हर बार ऐसा रहता था ना कि अशोका लिखता था ना कुछ, तभी तो उसका नाम मेंशन नहीं था उनके इंस्क्रिप्शन पे मोस्ट ऑफ द टाइम पर। ऐसा एक इंस्क्रिप्शन था ये कि जहाँ पे रान्यो अशोका नाम लिखा था, तो वो था अपना कंगन हाली में। ओके, चलो, 111 तो हमने देखा, उसका कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। ओके, तो ये तो कट हो गया। Shahabaz Gari also is in, I think, is in North India. Okay, that is also not mentioned. Rhino Ashoka, सांची में तो स्तूपा है। ओके, वहाँ पे रिलीफ नहीं, मतलब ऐसा इंस्क्रिप्शन नहीं है ज़्यादा, रॉक इंस्क्रिप्शन, तो दैट वाज आल्सो द रॉन्ग वन। 8 का हम कंगनहाली पे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, महायाना बुद्धिज्म। मतलब बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आर वेरी मतलब नॉट फेमस बट वेरी वी कैन से फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। ओके, एंड इफ यू लुक्ड इनटू देन वी कैन से दी, मतलब महायाना ना थोड़ा हिंदुइज्म के करीब आ जाता था। उसमें संस्कृत का यूज बढ़ गया था, और एक डीटी रूप, मतलब आइडल वर्शिप, ओके, इमेज वर्शिप उसमें चालू हो गया था। सो दैट्स व्हाई इफ यू लुक इनटू द फर्स्ट ऑप्शन, डीफिकेशन, मतलब एक डीटी का स्वरूप मिल गया था बुद्धा को। यस, एग्जैक्टली करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड बोल रहे थे ट्रीडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व। यस, बोधिसत्व पे भरोसा करते थे, मतलब बोधिसत्व आर वन which achieved nirvana, means those having capacity to achieve nirvana, मतलब वो निर्वाणा अपने आप से अचीव कर सकते, लेकिन उसको उन्होंने खुद से उसको डिले कर दिया है, बिकॉज उनको अदर्स के निर्वाणा के लिए हेल्प करना है बाकी लोगों को। ओके, सो दैट इज कॉल्ड बोधिसत्वास। थर्ड बोल रहा है कि इमेज वर्शिप ऑफ एंड रिचुअल्स। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रिसेंटली आई टोल्ड यू, डी इज योर करेक्ट आंसर। चलो, विथ रेफरेंस टू फोर्स लेबर इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? It was considered as a source of income for the state, a sort of tax paid by the people. Okay, अगर ये देखोगे तो इसको हम ओल्ड पे रखते हैं। ओके, अगर नेक्स्ट देखोगे, इट वॉज टोटली एबसेंट इन द मध्य प्रदेश। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि गुप्ता पीरियड में ऐसा ऐसा तो नहीं होगा ना कि एमपी में कुछ नहीं है, यूपी में बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दिया, दिल्ली रीजन मतलब उस टाइम पे भी उस एरिया में भी नहीं है, तो ऐसा क्यों करेगा? करेगा तो पूरे पूरे एम्पायर में लागू करेगा, कौन सा भी एम्पायर और कौन सा भी रूलर, और करेगा ही नहीं। सो दिस इज टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर थर्ड स्टेटमेंट हम देखेंगे, द फोर्स लेबरर वॉज इंटाइटल्ड वीकली वेजेस। पहले बोल रहा है कि फोर्स लेबर भी है और वीकली वेजेस भी दे रहा है, और है कितना, मतलब इतना इतना वीकली वेजेस का अगर रिसेंटली भी देखेंगे तो जिस टाइम में लेबर का जो एम्पावरमेंट है उसका अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है।
स्टिल लेबर डोंट गेट दी वीकली वेजेस। और तब टाइम गुप्ता के टाइम में वीकली वेजेस कैसे मिलते होंगे, और वो भी फोर्स लेबर्स को। सो दिस इज वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट लॉजिकली अगर देखोगे तो। द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वाज सेंट एज अ फोर्स लेबर। सो दिस इज ऑल्सो लाइक इनजस्टिस टू एल्डेस्ट सन। ओके, तो ये भी अपना आंसर नहीं रहेगा। अगर पहला स्टेटमेंट देखोगे तो ये बोल रहा है कि इट वाज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल, मींस इट वाज लाइक टैक्स ना। ओके, बिकॉज टैक्स मतलब गवर्नमेंट को कुछ तो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो फोर्स लेबर करके कि गवर्नमेंट को मतलब कुछ तो भी उसका काम में आसानी कर रहा है। ओके, सो ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, building Kalyan Mandapas was the notable feature of temple construction in the kingdom of. So this was Vijayanagara, and Vijayanagara is very important topic for UPSC in every year. मतलब अराउंड हर एक साल देखोगे, और अराउंड एक साल छोड़कर अगर तो भी देखोगे तो भी वन ऑफ क्वेश्चन कैन कम। ओके, सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 2026 में विजयनगर के ऊपर क्वेश्चंस। ओके, 12th का अगर देखोगे, they were saying कि in the revenue administration of Delhi Sultanate, the in charge of revenue collection was known as Amir। चलो इसको होल्ड पे रखते हैं। हर एक क्वेश्चन में ऐसा कुछ तो भी टोन रहेगा, और जो इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो आपको श्योरली पता चल जाएगा। तो ये तो 100% गलत है, आपको ये सर्च करना है कि वो कौन सा 100% गलत है। ओके, अगर सेकंड पढ़ोगे, द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज एन एंशियंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। यार आपने एंशियंट हिस्ट्री तो पढ़ा होगा, एक बार भी आपने तो इक्ता सिस्टम पढ़ा होता ना, अगर एंशियंट इंडियन इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन होता तो। दैट वाज सेकंड इज श्योरली रॉन्ग। ओके, और अगर ऑप्शन को कैसे मैन्युफैक्चर किया है वो अगर देखोगे तो पहले मैं बोलता कि ए ओनली, और लास्ट पर सी कैन बी द करेक्ट और ए कैन बी द करेक्ट। सी में थ्री ओनली देखता है बोल रहा है, सॉरी। अगर तीसरा देखोगे, इट्स सेइंग कि द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खिलजी डायनेस्टी ऑफ दिल्ली। उस टाइम पे भी कम हुआ मीर बख्शी का पोजीशन है, कितना स्पेसिफिक पर्टिकुलर है, नैरो है, और एग्जैक्ट फैक्ट बता रहे हैं ना, उसके गलत होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे, हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में भी देखे हैं। तो सी पे नहीं जाएंगे, हम ए को देखेंगे। ओके, व्हाट इट। तो इस तरफ से हम आंसर डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और अगर मैंने पहले भी बोला था, अगर किसी भी क्वेश्चन में यूपीएससी अगर कंटेम्प्रेरी बोल रहा है, ओके, मतलब सेम टाइम पे वो बिलोंग करते हैं, सेम एज में, तो दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स रॉन्ग होता है। तो दिस इज अवर थर्ड एग्जाम्पल इन लास्ट 3 years। ओके, so always keep in mind, so that's why Sant Nimbarka was not the contemporary of Akbar, so this is a wrong statement। next question is about Kabir was greatly influenced by Sheikh Ahmad Sir Hindi। चलो अब देखते हैं, Kabir was the Bhakti saint, okay, and the Sheikh Ahmad Sir Hindi was the Sufi saint। you should know the basic difference between them। okay, that is the crux in this question, because if Kabir is Bhakti and Sir Hindi was from Sufi, then how Kabir can get influenced by the Sheikh Ahmed Sir Hindi? There are very less chances that he will get influenced। okay, so a broad चीज हो, आपको कौन which one was influenced by which one, ऐसे पार्ट मतलब याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना पता चाहिए कि कबीर वो भक्ति सेंट and Sir Hindi was Sufi saint। okay, so this is trick in this question, so D is our correct answer। with reference to the British colonial rule in India, consider the following statement। Mahatma Gandhi was instrumental in the abolition of system of indentured labor। yes, this is correct statement। next बोल रहा है, Lord Chelmsford's war conference, Mahatma Gandhi did not support the resolution on the recruiting Indians for the World War। you all know that during the time of World War, मतलब आपको बेसिक एक ब्रॉड एलिमेंट पता चाहिए कि गांधी के रिएक्शंस क्या थे वर्ल्ड वॉर के टाइम। अगर वो देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर के टाइम गांधी ने बोला था कि यार वो निगेटिव टाइम में ब्रिटिशर्स को डेथ ब्लो नहीं देना है, हमें हमें उनको सपोर्ट करना है। ओके, तो उस टाइम गांधी जी ने वॉर के टाइम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने की बात बोली थी। तो अगर सपोर्ट करने की बात बोली थी तो हाउ मतलब सपोर्ट नहीं करेंगे रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर? तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे रिक्रूटिंग वर्ल्ड वॉर्स, बिकॉज इट वुड हेल्प ब्रिटिशर्स टू fight war with the other nations। okay, so that was the wrong statement, that is the crux in the question। so if you can know the exactly the broad aspect of Mahatma Gandhi, and question want you know to this only। okay, so if we can eliminate second statement, we can derive the answer। okay, अगर 15 देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि पर्सन्स एंड पोजिशन हेल्स, तेज बहादुर सप्रू प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, दिस इज द करेक्ट। केसी नहीं होगी मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यस,
PC Joshi was also the part of Communist Party of India. Okay, तो this type of personal मतलब पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन, आपको इस पर्सनैलिटी की जो मेजर पर्सनैलिटी उसका एक एंगल पता होना चाहिए कि मतलब एग्जांपल अगर जोशी है, इसी जोशी का अगर आपको पता होगा तो दैट ही वाज द कम्युनिस्ट। ओके, तो ये जनरल सेक्रेटरी नहीं सकते, अगर ही इज फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तो ही कैन बी जनरल सेक्रेटरी। ओके, सो लाइकवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू मियां तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो जितना ज़्यादा पर्टिकुलर है उतने गलत होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, जितना नैरो है। और क्वेश्चन मतलब यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि जो मेजर पर्सनैलिटी है, मतलब जो मेजर एग्जांपल, अगर कोई बड़ी 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 पर्सनैलिटी एग्जांपल अकबर, तो दे डोंट वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट मी एंड तानसेन, बट दे वांट टू नो अबाउट अकबर। तो अकबर ने अपने लाइफ में क्या क्या किया है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये बोल रहा है कि यार मतलब लास्ट से देखेंगे, तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागास, कितना जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है। और अगर तानसेन एक कोल्ड पोएट था यार, तो रागास तो इन्वेंट कर ही सकता है ना। ओके, तो डी इज करेक्ट आंसर। तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैट्रॉन्स, ऑब्वियसली जो उसको पैट्रॉन करेगा उसके ऊपर तो सॉन्ग बना ही सकता है। सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। तानसेन कंपोज ध्रुपद्स ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस, यस यार, ब्रॉड लाइक सेम थ्री three B, C, D are all same lines. That's why their probability to be correct is very high. Okay, but if you know the first statement, that's specifically mentioning Tansen was title given by the Emperor Ashok, Emperor Akbar. Okay, so this is the wrong statement because Akbar not given the title Tansen. Akbar gave the title Mia. Okay, Tansen was given by different personality. So A is the wrong statement here. Okay, so अकबर के बारे में आपको पता चाहिए और क्वेश्चन वांट्स टू नो दिस ओनली। Question don't want to know exact things, many things about me and Tansen, but अकबर what अकबर्स did। और इस ऐसे क्वेश्चंस में जो पर्सनालिटी के बेस पे ऊपर जो स्टेटमेंट रहते हैं बड़े पर्सनालिटी के ऊपर, वही में उसी में ही लॉजिकल गेस छुपा होता है। ऑलवेज कीप इन माइंड। Who among the following Mughal emperor shifted emphasis from illustrated manuscripts to album and individual portraits। यार इस टाइम पे एलिमिनेट कर सकते हैं, हुमायूं को ज़्यादा पेंटिंग्स वगैरह का ज़्यादा शौक नहीं था। शौक भी था तो वो पर्सनली बिल्ड नहीं करता था। वो जब पर्सिया गया था तो अब्दुल समद के यहाँ से कुछ पेंटर्स को उठा के लेके आए थे, तो इंडिविजुअली वाज इंटरेस्टेड बट ही हिमसेल्फ वाज नॉट द पेंटर एक्चुअली। सो हुमायूं वाज नॉट द करेक्ट आंसर। अगर शाहजहां का देखोगे तो ये मोस्टली कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स के लिए फेमस थे। ओके, मतलब वाइट मार्बल यूसेज इन हर आर्किटेक्चर। ओके, सो ऐसे पेंटिंग्स वगैरह, इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट शाहजहां। If you know the Akbar was also not very interested, though he made the Tasveer Khana and all, okay, but he was not personally get entangled with the individual portraits. But if you know about Jahangir himself was the painter, okay, so जहांगीर के बराबर होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, तो इच राजा की एक खासियत होती है। एग्जाम्पल हुमायूं की मौत कैसे हुई थी, उसके बाद में उन्होंने क्या किया था, अकबर वॉज मतलब अकबर की फिलोसॉफी। ओके, उसकी उसकी परवरिश कैसे हुई थी, शाहजहां का मेन एस्पेक्ट क्या था रूलिंग में, तो ऐसे ब्रॉड एलिमेंट्स आपको पता चाहिए हर एक किंग के। ओके, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व की एबिलिटी को मतलब आपका बहुत फाइन हो जाएगा और आपको इजी आपको टिक कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट भी बोल रहा है मतलब नॉट इन ट्रॉपिकल, एंड अल्पाइन भी बोल रहा है। अल्पाइन बोल रहा है मतलब उसके ऊपर थोड़ा हाइट भी है। अगर क्वेश्चन में ही आप हमें जज करना होगा, अल्पाइन बोल रहा है मतलब एक कुछ तो भी उसका अल्टीट्यूड भी है। ओके, तो अगर मानस नेशनल पार्क देखोगे तो यार टेम्परेट में तो नहीं आएगा, नॉर्थ ईस्ट मोस्टली इन द ट्रॉपिकल रीजन। ओके, तो दिस वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नामदफा इन अरुणाचल प्रदेश, और वो कम्प्लीटली अल्पाइन में नहीं आता। ओके, कुछ तो भी वैली में भी आते हैं और बाकी माउंटेन्स के ऊपर भी है, तो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। नेवरावाली इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। द वैली ऑफ फ्लावर इफ यू नो, इट्स इन उत्तराखंड, टेम्परेट में भी है और उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा पिक्स होने की वजह से वैली ऑफ फ्लावर एक हाइटेड पोजिशन पे है। ओके, सो दिस वन इज करेक्ट आंसर। तो हमें ऐसी चीज़ पता चाहिए कि यार कौन इसका मतलब अच्छे से मतलब क्या होता है, अल्पाइन का मतलब क्या होता है, टेम्परेट का मतलब होता है क्या, और ये कौन से स्टेट में आते हैं, इतना पता होगा तो डायरेक्टली इवन वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट टेम्परेट अल्पाइन में कौन से डायरेक्टली आता है, तभी भी हम आंसर को डिराइव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे, अटल इनोवेशन मिशन, यहाँ पे इनोवेशन का बोल रहा है। ओके, मिनिस्टर ऑफ लेबर तो आएगा ही नहीं, श्योर वी कैन एलिमिनेट इट इजीली।
मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट भी नहीं आएगा. ओके, इफ यू नो द साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नीति आयोग अगर आपको करंट अफेयर्स का पता होगा तो अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिंकरिंग लैब्स, दैट वेर ऑल द इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग. सी इज योर करेक्ट आंसर. ओके, ऑन 24 जून दिस सन 21 जून को बोल रहे हैं. और अगर एक फिगर आपको पता होगी, चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. अगर ये फिगर आपको पता होगी, ओके, दिस इज द सन, दिस इज द अर्थ. ओके, तो उस टाइम 24 जून को क्या होता है, मतलब एट दिस पोजिशन. ओके, तो अर्थ का जो नॉर्थ साइड है वो थोड़ा टिल्टेड होता है. ओके, टुवर्ड्स सन. तो एक आर्टिक का जो सर्कल रहेगा ना, उसका जो हॉरिजॉन रहेगा वो कभी सेक नहीं होगा हॉरिजॉन के ऊपर सन. ओके, तो ए इज अवर करेक्ट आंसर. और इफ यू नो दिस डायग्राम करेक्टली देन यू कैन find this answer very easily. Okay, next one. Which one of the following group of plants was domesticated in the New World and introduced in the Old World? New World और Old World ना एक मतलब न्यू वर्ल्ड मीन्स एक कॉलोनाइज्ड वर्ल्ड था मोस्टली, और उसको फ्रीडम मिला तो मतलब वो नए से वो कंट्री का इस्टेब्लिशमेंट हुआ. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज न्यू वर्ल्ड. ओल्ड वर्ल्ड मीन्स डेवलप्ड वर्ल्ड, और मोस्टली जो कॉलोनियल पावर्स, एग्जांपल ब्रिटेन, यूके, फ्रांस, ओके, स्पेन, पुर्तगाल, दैट्स वेयर द एग्जांपल ऑफ ओल्ड वर्ल्ड. तो कौन से क्रॉप्स थे कि जो न्यू वर्ल्ड में ओल्ड वर्ल्ड ने इंट्रोड्यूस किए थे? चलो अब अगर सपोज न्यू वर्ल्ड का एग्जांपल हम इंडिया लेंगे, तो ऐसे क्रॉप्स देखेंगे जो इंडिया में पहले से बिल्कुल नहीं थे. ओके, सपोज सेकेंड स्टेटमेंट में अगर कॉटन देखेंगे हम, कॉटन, यार कॉटन तो बहुत पुराना प्लांट है इंडिया में. इवन हरप्पन सिविलाइजेशन में भी उसका मेंशन है, उसको बोलते थे सिंडल. ओके, तो बी तो हमारा रॉन्ग हो गया. सी में भी कॉटन है, सी इज ऑल्सो गेट रॉन्ग. डी में अगर वीट देखोगे, यार वीट ऑल्सो वेरी एज ओल्ड प्लांट दैट वर ग्रोन इन इंडिया. ओके, तो डी इज ऑल्सो गेट रॉन्ग. इफ यू नो द फर्स्ट टोबैको, cocoa, rubber, or were the commercial crops, and all were introduced by the new old world. So A is our right answer. Got it? Next one, 22. If we know the Asiatic lion is naturally found in India, तो उनको अगर यूपीएससी का अगर देखोगे तो जानबूझ के ऐसे ट्रिक्स लगाती है. ओके, और दे आल्सो वेरी मतलब वो मार्केट के ऊपर भी ध्यान रखते हैं कि कौन सा ट्रिक लग रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है. तो उनको पता चला होगा कि यार ओनली का कट कर रहे हैं डायरेक्टली, तो दे वांट टू कंफ्यूज स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई दे डिलिबरेटली मेंशनिंग ओनली हियर. ओके, तो अगर पहला क्वेश्चन देखोगे, एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली. और इफ यू नो द एग्जैक्ट features about the Asiatic lion, or you know the basic information, so this is the correct statement, because in Gir mostly around 80% of Asiatic lion population is situated in the Gir only. Okay, or around 90% to 95% of population in the Gujarat only. Okay, so this is the correct statement, found in India only. So the double humped camel is naturally found in India only. Wrong. This is also called as Bactrian camel and not only found in India. B is wrong statement. If we know the third statement, from the rhinoceros is naturally found in India only one horn. Here there are multiple types: Javan, Sumatran rhino, African rhino. Okay, so there are many rhinoceros that found in lot of countries, so not only in India. So 3 is wrong statement, A is our correct. So we got the answer. ओके, अब इन्होंने इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया, रिवर्स के ऊपर का फेमस प्लेसेस पूछ लिया. ओके, अगर बाकी स्टूडेंट्स हो गए वो डर जाएंगे क्वेश्चन देख के, पर हमें डरना नहीं है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे क्वेश्चन में जो लॉजिक होता है सॉल्विंग का, तो जो बड़ा बड़ा प्लेस होता है ना, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल, उसका सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है. और मोस्टली एक हिस्ट्री के बुक्स में वो उसका नाम बहुत रिपीटेडली आता है. एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखोगे कि हम्पी वॉज दी वी कैन से द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, और इसकी हम्पी की वजह से बहुत वॉर भी हुए मोस्ट ऑफ द रूलर्स बिटवीन. ओके, तो हम्पी का अपने को पता चाहिए. ओके, और अगर वी कैन नो द बेसिक हिस्ट्री, ओके, तो मालप्रभा वाज नॉट द रिवर ऑफ हम्पी, दैट वाज द तुंगभद्रा. ओके, और अगर कोई हिस्ट्री पढ़ेगा तो उसको इतना बेसिक तो पता ही होगा कि जो रायचूर डोब है, that was the very important delta, matlab we can say Doab region, and which was very fertile. Okay, that's why there were the many fights between the various rulers. Example, the Bahmanis and Vijayanagar. Okay, so that's why. तो अगर हम 3 निकालेंगे तो you can know the trick of the UPSC. They want you to know just 3. Okay, if you can eliminate Hampi is not on the Malprabha, then you got the answer. Your means Pandharpur is on Chandrabhaga. Pandharpur is in Maharashtra. Very sacred place which praises for Vitthal.
और त्रिचुपल्ली इज ऑल्सो ऑन कावेरी। ओके, अगर 24 देखेंगे, इन अ गिवन ईयर ऑफिशियल पावर्टी लाइंस आर हायर इन सम स्टेट देन अदर स्टेट। ऑफिशियल पावर्टी रेट सम स्टेट में हायर है, मतलब सपोज 10 रुपीज पर डे, इतना कुछ का मतलब पावर्टी लाइंस का ये डेफिनेशन है, एग्जाम्पल। तो बाकी के स्टेट में क्या होगा कि बाकी के स्टेट में 12 रुपीज पर डे होगा, और बाकी के स्टेट्स में 8 रुपीज पर डे होगा। ये यही बोल रहा है कि बाकी के स्टेट में 12 रुपीज पर डे जिसका इनकम है उसको पुअर बोलते हैं, बाकी के स्टेट में 8 रुपीज पर डे उनका इनकम है उसको पुअर ही बोलते हैं। तो वाई सच डिफरेंस इज हैपनिंग? बिकॉज poverty rates vary. No, poverty rates doesn't vary. Because why? Because the poverty we generally calculate on the basis of calories. Okay, so mostly Tendulkar committee recommendation we are following right now, because Rangarajan we not accepted. Got it? So first is the wrong statement. Second, बोल रहा है कि price level vary from the state to state. Yes, obviously, अगर 12 rupees में sometimes we can buy 1 kg of rice, and the same rice we can buy in the 8 rupees in other states. So there are the difference in the what price level. Now that's why there are differences. So B is our correct answer. In the context of which of the following do some scientists suggest cirrus cloud thinning? Cloud thin हो रहा है, okay? और sulfate aerosols. It's an बायो, मतलब नॉट बायो बट एरोडायनेमिक, एरो इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको। इसकी वजह से हम कुछ तो भी अर्थ को चेंजेस करने के लिए स्पेस में चेंजेस करते हैं। ओके, अगर सल्फेट एरोजॉल्स करेंगे, और एरोजॉल्स ऑल वी नो ये क्या करता है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, अगर इतना भी पता होगा तो एरोजॉल्स की वजह से हम वी कैन डायरेक्टली कैन कम टू द आंसर ग्लोबल वार्मिंग। मतलब अगर रिफ्लेक्ट करेगा ज़्यादा इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को, तो इनकमिंग इंसोलेशंस कम हो जाएंगे ना अर्थ के ऊपर। So that's why Earth gets lesser heated by the incoming solar radiation. So that's why this is the correct answer, D. Okay, just from the one aerosol word you can got the answer. So pyrolysis and plasma gasification are related to the you all know the waste to energy, because there are pyrolysis, incineration, plasma gasification. All are the different methods of waste to energy technologies. You should know the detail about it, and please read about it, because environment में ये बहुत important topic है. Okay, 27. चलो, अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, यू ऑल नो वेयर इज अगस्त्य मलाई इज इन केरला एंड मतलब नॉट इन केरला बट तमिलनाडु। ओके, तो आपको इतना पता चाहिए, और आपको जो बड़े बड़े नेशनल पार्क है ना उसका स्टेट्स का लोकेशन और उसका मैप का लोकेशन पता चाहिए। अगर उतना पता होगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व में बहुत ईजी होगा। ओके, तो अगर अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे तो बायोस्फीयर रिजर्व कंप्राइज ऑफ मेनी नेशनल पार्क्स, तो इसमें से कौन से नेशनल पार्क्स उसके पार्ट है, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो आपको ये आपको देखना है। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलिमिनेट करेंगे। अगर अगस्त्यमाला इज इन तमिलनाडु, सो अगर वी नो दी डिफरेंस, तो अगर ये वायनाड एंड साइलेंट वाले देखोगे तो दिस ऑल इज इन नॉर्थ केरला। ओके, नॉर्थ केरला है तो दिस आर पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो इतना आपको पता चाहिए। अगस्त्यमाला के पास में है नीलगिरी, तो आपको इतना ट्रिक पता चाहिए कि यूपीएससी क्या करेगा, अगस्त्यमाला के अंदर नीलगिरी का डाल देगा। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। अगर नेक्स्ट देखेंगे पापीकोंडा, पापीकोंडा नाम पे ही इटमोलॉजी अगर देखोगे तो आंध्रा नाम लग रहा है, आंध्रा, और ये आंध्रा की भी राइट हैंड मतलब ईस्टर्न घाट्स में है, तो उसका अगस्त्यमाला का कुछ संबंध भी नहीं है, तो दैट्स व्हाई सी इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर कवल देखोगे और श्री वेंकटेश्वरा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आंध्रा, बट कवल देखोगे इज इन तेलंगाना। ओके, तो उनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, दैट्स व्हाई डी इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट देखोगे तो दैट्स व्हाई वी डोंट नो दी नेयार पे परा सिंदूर ने का पे कलाकार, बट वी नो दी वायनाड पापीकोंडा कवल। ओके, बिकॉज दीज आर दी major national parks, and these near paper are the small we can say wildlife sanctuary. That's why the knowing this first a statement is very rare, because some people को पता होगा लेकिन उनके बारे में सब कुछ डिटेल में पता होना बहुत रेयर चांसेस है। बट we can eliminate because Wayanad and मतलब Silent Valley is very bigger and important national park. Papikonda is an important national park. Kaval is also very national important, and Nagarjun Asylum Tiger Reserve is also very इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व। तो उनके स्टेट्स तो आपको पता ही होने चाहिए। अगर ये तीनों के स्टेट्स पता है तो हम इलिमिनेट कर देंगे, ए के ऊपर पहुंच जाएंगे। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बिवोर्स, सम कैन बी हर्बिवोरस, सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हर्बिवोरस। एग्जैक्टली, देयर कैन बी सम स्पीशीज, और चारों में एक ना सम सम मतलब पॉसिबिलिटी दे रहा है। तो अगर आपको मतलब अगर एग्जैक्टली हमने
अभी 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 तक अगर डिस्कवर भी किए नहीं होंगे, मतलब हमें इतना 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 भी नॉलेज नहीं होता कि यार फिश के हर्बीवोरस स्पीशीज कौन से है, स्नेक्स में विविपेरस कौन से स्पीशीज है, टर्टल्स में हर्बीवोरस कौन से है। बट एक कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं यार कि यार हो ही सकते हैं ना, इतना बायोडाइवर्सिटी है क्रिएचर्स में, इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसके वेरियस टाइप्स हो सकते हैं। और अगर नहीं भी मिले तो भी फ्यूचर में तो मिल ही सकते हैं ना, बिकॉज सारे स्पीशीज तो हमने अभी तक डिस्कवर भी नहीं किए। तो दैट्स व्हाई देयर आर ऑलवेज पॉसिबिलिटी कि देयर कैन बी सम स्पीशीज ऑफ हर्बीवोरस, विविपेरस। ओके, सो एक पॉसिबिलिटी की वजह से हम उसको डी मार्क करेंगे। चलो नेक्स्ट वन। चलो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही बोला था कि जो इंपॉर्टेंट होगा ना वो यूपीएससी को एक्सपेक्ट करेगी, यूपीएससी की उसका आपको एग्जैक्टली पता चाहिए। तो अगर यहाँ पे इरावती डॉल्फिन देखेंगे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डॉल्फिन एंड यू शुड नो द एवरी स्पीशीज। मतलब वी कैन सी इंडस रिवर डॉल्फिन और देयर आर मेनी, मतलब ओके, सो गैंगेटिक डॉल्फिन। तो such kind of important dolphins you should know, okay, or where they usually use their IUCN status, because questions real मतलब most of the times comes on these grounds only. तो इरावती डॉल्फिन का तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन इन अमंग थ्री। ओके, और यूपीएससी एक्सपेक्ट करेगा कि यार आपको मिनिमम इरावती का पता होना चाहिए। और यहाँ पे बोल दिया है कि चांबल, रॉन्ग, बिकॉज इरावती डॉल्फिन मोस्टली यूज इन अराउंड चिलिका लेक। ओके, तो दैट्स व्हाई सेकंड आपका रॉन्ग हो गया, और सेकंड रॉन्ग करके वी डायरेक्टली कम टू द आंसर। वो गॉट इट। तो आपके इस बड़े क्वेश्चन में आपको जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज होता है ना, जो सबसे ज्यादा न्यूज में भी है और उसका वाइल्ड लाइफ के लिए प्रोटेक्शन करना वो भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में ही पूछेगा मोस्टली। गॉट इट। चलो, व्हाई देयर इज ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रोबीट्स। क्या बोल रहा है, ग्रेट कंसर्न बोल रहा है, ग्रेट कंसर्न मतलब कुछ इंडिविजुअल के ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ओवरऑल ग्रेट कंसर्न बोल रहा है, मतलब कुछ तो भी उसका बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। ओके, लार्जर। तो चलो स्टेटमेंट्स में देखेंगे कि कौन सा लार्जर इम्पैक्ट के बारे में बोल रहे हैं। लास्ट का देखेंगे, इट आर टू बी फाउंड टू बी यूज्ड एज अ फूड एडल्टरेंट। फूड एडल्टरेंट होगा तो कुछ इंडिविजुअल्स को ही नुकसान होगा ना, सबको थोड़ी होगा, सब थोड़ी खाएंगे वही फूड, और बाकी क्रिएचर्स का कुछ लेना देना ही नहीं, वाइल्ड लाइफ का, वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी का। सो दिस गेट्स रॉन्ग। क्रॉप प्लांट्स, इरिगेटेड फील्ड्स, कितना स्पेसिफिक है, नैरो है, रॉन्ग। दे आर कंसिडर्ड कॉज ऑफ स्किन कैंसर इन द चिल्ड्रंस, नॉट, मतलब सिर्फ होमो सैपियंस ही थोड़ी है अर्थ पे, बाकी भी स्पीसीज है ना, तो ब्रॉड बोल रहा है, मतलब कुछ तो भी बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो अगर पहला देखेंगे, दे आर कंसिडर हार्मफुल टू मरीन इकोसिस्टम, मतलब सारी मरीन इकोसिस्टम को के लिए हार्मफुल है। ओके, इकोसिस्टम बोल रहा है बहुत ज्यादा, और ग्रेट कंसर्न इकोसिस्टम में ही हो सकता है। सो ए इज और करेक्ट आंसर। So recently, ये बोल रहे थे हिमालयन नेटल, सो दैट वाज द टेक्सटाइल फाइबर, दैट वाज करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, रिसेंटली वो उस टाइम में मिला था हिमालयस में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्टली ये पता दे रहा हो कि एप्लीकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं उसमें अगर बोल रहे कि इसका एप्लीकेशन कौन सा होगा, तो मोस्टली सारे सही हो गए, बिकॉज कुछ ना कुछ माइनॉट परसेंट में तो एप्लीकेशन निकल के ही आएगा ऑलवेज। तो अगर ये बोल रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इमेज रिमोट सेंसिंग में कौन सा, क्या क्या उससे क्या क्या हम कर सकते हैं, सॉरी, मतलब एप्लीकेशन पूछ रहा है। और अगर देखोगे, पहला बोल रहा है कि क्लोरोफिल कंटेंट, यार ऑब्वियसली देख सकते हैं, और हमारा ISFR रिपोर्ट में समटाइम्स मेंशन नहीं होता डायरेक्टली, बट हम ISFR रिपोर्ट इतना डिटेल से मेजर करते हैं तो क्लोरोफिल भी कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम राइस पैडीज, एग्जैक्टली आपने अगर वो मैप देखा होगा तो गैंजेटिक पोर्शन में वो दिखता है कि मीथेन का इमिशन हो रहा है। सो दिस इमेजेस कम फ्रॉम दी रिमोट सेंसिंग ओनली। थर्ड बोल रहा है कि लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, यस वी कैन नो द लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑल्सो। मोस्ट ऑफ द टाइम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आउट ऑफ द अबव आप मार्क कर सकते हैं। विद रेफरेंस टू स्टेट, मतलब परसेंटेज बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर में आप उसको मार्क कीजिए। वी ऑल नो दी छत्तीसगढ़ हैविंग वेरी गुड फॉरेस्ट कवर, ओके, एंड उसका साइज भी छोटा है, सो दैट्स वाई उसका परसेंटेज हाई होने के चांसेस बहुत है, मतलब ए मोस्टली ही सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है ना, तो ए दो ही क्वेश्चन में दो तो एलिमिनेट हो गए। ओके, और अगर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का देखोगे कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा फॉरेस्ट है, मतलब उसके एब्सोल्यूट अगर देखोगे फॉरेस्ट कवर एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो मध्य प्रदेश का ज़्यादा है महाराष्ट्र से। ओके, सो दैट्स वाई मध्य प्रदेश का जो रहेगा परसेंटेज वाइज भी वो भी महाराष्ट्र से ज़्यादा ही रहेगा। दैट्स वाई महाराष्ट्र पहले आएगा सबसे। गॉट इट, महाराष्ट्र पहले आएगा बिकॉज दे आर आस्किंग असेंडिंग। ये वर्ड के ऊपर भी इंपॉर्टेंट है, वो अगर डिसेंडिंग भी पूछ सकते हैं तो उस टाइम रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। तो असेंडिंग पूछा तो महाराष्ट्र सबसे पहले, सेकंड ऑन दी मध्य प्रदेश, थर्ड ओडिशा एंड लास्ट छत्तीसगढ़।
चलो मीथेन हाइड्रेट के बारे में पूछ रहा है डिपॉजिट्स। चलो तो ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर, यहाँ पे ही बोल रहे हैं माइट, ये स्पेसिफिक नहीं बोल रहा है, ये सब पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है कि माइट हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। और अगर लास्ट देखोगे, मीथेन इन द एटमोस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और टू, यार मीथेन के फॉर्मूले में भी कार्बन होता ही ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड के उसको कन्वर्जन हो ही सकता है। Large deposits of methane hydrates found in Arctic tundra. Yes, obviously because mostly methane hydrates comes under the large cryosphere. उतना बेसिक आपको पता चाहिए। That's why 3 is our correct answer. कि एटमॉस्फेयर मतलब बर्निंग से एटमॉस्फेयर में क्या क्या रिलीज होता है, बायोमास यार, कितना मतलब कितने भी एकदम माइन्यूट क्वांटिटी में भी अगर होते होंगे इमिशन, तो वो तो इमिशन ही है ना। ओके, सो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑल ऑफ द वही होता है, बिकॉज कुछ ना कुछ क्वांटिटी में सब गैस तो निकलेंगे, कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव रिएक्शन हो गया, कुछ भी हो सकता है। दैट्स व्हाई डी इज आवर करेक्ट आंसर। गॉट इट। चलो नेक्स्ट वन। अब अभी देखो क्वेश्चन पीवाईक्यू को कैसे पढ़ना है। इन लास्ट ईयर्स क्वेश्चन सीरिया के ऊपर क्वेश्चन आया था। गॉट इट। तो मतलब उन्होंने बॉर्डर पूछ लिए थे, सेम सी दिए हुए थे और बॉर्डर कंट्रीज दिए हुए थे, उसमें सीरिया का भी मेंशन था, मेडिटरेनियन का भी मेंशन था। ओके, सो गॉट इट। सो ऐसे इससे रिपीट होते थे, तो यूपीएससी एक्सपेक्टिंग टू कि आपने उस पीवाईक्यू को अच्छे से पढ़ा होगा। और नाउ यू नो एग्जैक्टली एवरीथिंग अबाउट सीरिया, कौन सी कंट्री को मतलब कौन सी कंट्री के बॉर्डर पे है, कौन से ओशियन के बॉर्डर पे है। सो हाउ दैट्स हाउ द पीवाईक्यू रिपीट्स। ओके, अगर 36 का अगर देखोगे फिर, तो यार रेड सी के कुछ उसका एरिया ही नहीं है, ये तो एक्चुअली मेडिटरेनियन सी को बॉर्डर करता है ना, सीरिया, लेबनान, इसराइल। सो 5 इज और डेफिनेटली रॉन्ग वन। गॉट इट। तो अगर ये रॉन्ग हो गया और आपको पता है कैस्पियन सी, ओके, कैस्पियन सी का तुर्कमेनिस्तान, सॉरी तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान समथिंग, अजरबैजान, रशिया, इराक एंड ईरान, सॉरी, एंड कजाकिस्तान। तो कैस्पियन सी का कजाकिस्तान इज डेफिनेटली करेक्ट। और यहाँ पे देखोगे कि 2 और 3 ही है। ओके, तो 2 ही 3 ही और मतलब ए और बी करेक्ट के चांसेस है ना, तो उसमें एक, बाकी तो सेम है, तो सेकंड और थर्ड का ही देखना है। सेकंड में क्रोएशिया दिया है, अगर ब्लैक सी का देखोगे तो उसका एक ट्रिक है गरबट। तो जॉर्जिया, यूक्रेन, रशिया, रोमानिया, बल्गेरिया एंड टर्की। ओके, सो क्रोएशिया का नाम भी नहीं है, सेकंड निकल गया। आप इसे निमोनिक्स बना सकते हो, मोस्टली बनाना नहीं चाहिए उसको, उसका बहुत फायदा होता है, मोस्टली क्वेश्चन आ ही जाता है। ओशियन के कंट्रीज कौन से, बिगर कंट्रीज के, लैंड लॉक्ड कंट्रीज के आजू बाजू में कौन से कंट्रीज है। ओके, अमंग द फॉलोइंग विच वन फॉलोइंग लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज चाइना, बट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इज इंडिया। दैट्स वाई वी आर ऑल्सो दी बिगेस्ट वर्चुअल वाटर एक्सपोर्टर। मतलब वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट का एक जो कंसेप्ट है, मतलब राइस के लिए जो जितना ज़्यादा पानी लगता है, ओके, अराउंड 70,000 लीटर लगता है वन 1 टन ऑफ राइस के लिए। ओके, तो इतना वाटर क्या कर रहे हैं हम, उतना उगाने के लिए लगा रहे हैं। और अगर उतना उगाने के बाद हम राइस को एक्सपोर्ट कर दें, मतलब इनडायरेक्टली वी आर एक्सपोर्टिंग वाटर, so that's also called as virtual water export. So always you should know such kind of concepts. चलो नेक्स्ट वन। अगर आपको अपने तीस्ता रिवर का क्वेश्चन पढ़ा होगा, ओके, तो यूपीएससी वांट्स टू नो दी पीवाईक्यूज एंड टू रिसर्च ऑन देम। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका जो ग्लेशियर है जिसके ऊपर से तीस्ता निकलता है सिक्किम से, उसका जिमो है। तो दिस इज नॉट फ्रॉम मानस, 5 तो डायरेक्टली हमने कट कर दिया। ओके, सेम 2 and 3। 2 का देखेंगे बारासिंगरी एंड मिलम का देखेंगे मंदाकिनी। तो मिलन इज नॉट फ्रॉम मंदाकिनी, तो मंदाकिनी गेट्स रॉन्ग हियर। सो वी गॉट द आंसर ए, 38 का ए हो गया। चलो तो इन्होंने कुछ तो भी केमिकल्स दिए, कार्बोफ्यूरॉन्स, मिथिल पार्थियन, फोरेट, ट्राइपोजोल्स। यहाँ पे कोई तो भी ट्रिक नहीं है, लेकिन आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो फुल टॉस है, बोल्ड भी हो सकते हो और डायरेक्टली 2 मार्क्स भी हासिल कर सकते हो। व्हाट इट, 31 का ए। चलो नेक्स्ट वन। रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी। मैंने पहले ही बोला था कुछ तो भी ग्लोबल कोऑपरेशन, ग्लोबल अलायंस कुछ भी होगा तो मोस्टली वॉलंटरी होगा। अगर मैंडेटरी करेंगे तो कंट्रीज का सोवरेनिटी का इशू हो जाएगा, सोवरेनिटी का इशू हो जाएगा और मैंडेटरी हो जाएगा, तो मोस्टली कंट्रीज उसको फॉलो करने के लिए थोड़ा एडमेंट हो जाएंगे, मतलब नहीं करेंगे, कॉम्प्लिसेंट हो जाएंगे। दैट्स वाई मैंडेटरी आए तो उसको मोस्टली आप रॉन्ग कर सकते हो। तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया, थर्ड इज करेक्ट, सेकंड को देखते हैं। द वेटलैंड रूल्स वेर फ्रेम बाय द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन। यार रामसर मतलब रामसर कन्वेंशन हर एक कंट्रीज को थोड़ी रिकमेंडेशन देता फिरेगा,
उसके एक ब्रॉडर रूल्स रहेंगे, उसके बेसिस पे हम बना सकते हैं, लेकिन वो रिकमेंड नहीं करेगा हमें। तो सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग वन। हम आंसर तक पहुंच गए, 40 का सी हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट 41 अगर देखोगे तो बोल रहा है कि एग्रीकल्चर सॉइल रिलीजेस नाइट्रोजन ऑक्साइड। यार हम जो नाइट्रोजन यूरिया प्लांट्स को देते हैं उस टाइम तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जाएगा ही नहीं, रिलीज ही होगा। तो फर्स्ट इज करेक्ट। कैटल रिलीजेस अमोनिया। यस यार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज जो रूमिनेंट्स होते हैं उसके पेट में कुछ तो भी रिएक्शंस होते हैं, सो जिससे अमोनिया रिलीज होता है इन्वायरमेंट में। सो दैट्स व्हाई सेकंड इज आल्सो करेक्ट सेगमेंट। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स बोल रहे हैं, स्पेसिफिक नहीं बोल रहे हैं, नाइट्रोजन की कंपाउंड्स। नाइट्रोजन के तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं और उसमें कुछ ना कुछ तो रिलीज होता ही होगा। सो वेरी मतलब जितने ज़्यादा ब्रॉड करके रखेंगे ना उतने उसके सही होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। सो वी कैन गो फॉर डी। ओके, 41 का तो हम मार्क करेंगे डी। चलो, दिस इज ऑल्सो वेरी फुल टॉस्ट क्वेश्चन, पता है तो पता है, उसका आंसर डी है। उसमें कुछ लॉजिक नहीं है, डायरेक्टली दाब बता दिए, दाब में भी कुछ तो भी ऐसे डायरेक्टली लॉजिक नहीं है। अगर नेक्स्ट देखोगे, वेरी वेरी लॉजिकल क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर। ओके, वेरी लॉजिकल, इफ इवन यू डोंट नो एनीथिंग यू कैन अराइव द आंसर। हाइड्रोजन सीएनजी का एक प्रपोजल है जो ब्लेंड हो रहा है। ओके, उसका उसके कुछ स्टेटमेंट दिए हुए। पहला बोल रहा है कि मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ हाइड्रोजन सीएनजी इज एलिमिनेशन। मैंने पहले ही बोला कि कंप्लीट एलिमिनेशन कुछ का नहीं होगा। अगर यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन में ऑप्शन में अगर रहता कि यार देयर इज अ रिडक्शन इन द इमिशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, तो दिस स्टेटमेंट वुड बिकम द वेरी जेनरिक एंड वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। इफ दे आर सेइंग वेरी एलिमिनेशन, डायरेक्टली एलिमिनेशन मतलब 0% ऑफ इमिशन, सो दिस इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। ओके, और अगर ऐसा डायरेक्टली होता तो हम तो सारे व्हीकल्स तो हाइड्रोजन सीएनजी कर लेते फिर। So that's why 1 is the wrong statement. तो अगर 1 निकालेंगे तो 2 and 3 और 4 बचा। अगर 4 को देखेंगे, हाइड्रोजन सीएनजी मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन सीएनजी। सीएनजी एक सीएनजी है और हाइड्रोजन सीएनजी। ओके, ये तो क्लीन है, क्लियर है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है इसमें। अगर इसमें 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी है, तो यार उसको हाइड्रोजन का कॉस्ट तो एक्स्ट्रा ऐड हुआ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हुआ तो उसको तो ब्लेंड करना पड़ेगा ना, दोनों को ब्लेंड करना पड़ेगा। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग होगी, सीएनजी की अलग होगी, तो उसमें ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा। तो लेस एक्सपेंसिव नहीं होगा, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा उससे। गॉट इट? तो 4 तो डेफिनेटली रॉन्ग हो गया, सिंपल लॉजिक से भी 4 को निकालेंगे, वी गॉट द आंसर 2 and 3। गॉट इट? चलो, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये बोल रहा है कि वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म बोल रहा है। ड्यू ड्रॉप्स कब फॉर्म होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये अर्थ सरफेस है। ओके, दिस इज द अर्थ सरफेस। इसको मतलब कौन सी भी कम टेम्परेचर चीज के अगर कांटेक्ट में थोड़े मॉइस्चर लेड एयर आया, मॉइस्चर लेड, तो ये कम टेम्परेचर में क्या होगा, मतलब कम टेम्परेचर मतलब बहुत कोल्ड, ये रिलेटिवली उसका हॉट है, तो ये क्या होगा, उसका जो मॉइस्चर है वो यहाँ पे छूट जाएगा, और उसका ड्यू पॉइंट की वजह से उसका मतलब मॉइस्चर मतलब डायरेक्टली वी कैन से स्टीम मॉइस्चर से डायरेक्टली वो ड्यू ड्रॉप बन जाएंगे। तो दिस इज द कॉमन प्रोसीजर। तो अर्थ के सरफेस में जनरली होता है कि मोस्टली जो क्लाउडलेस नाइट्स होते हैं, मतलब क्लाउडलेस नाइट हो गए ना, क्लाउड्स कम रहेंगे ना, तो जो आउट रेडिएशंस होंगे अर्थ के सरफेस से वो डायरेक्टली बहुत ज़्यादा होंगे और इजीली हो जाएंगे, सब रेडिएशन निकल जाएगा, मतलब सब हीट निकल जाएगा। तो ये जो अर्थ का सरफेस बहुत कोल्ड हो जाएगा, उसका टेम्परेचर गिर जाएगा। गॉट इट? तो जो सराउंडिंग एयर होगा अर्थ के सरफेस में, उसमें कुछ तो भी तो हीट होगा ना, और कुछ तो भी तो उसमें मॉइस्चर होगा। गॉट इट? तो इसके कांटेक्ट में आने से वो क्या करेगा, वो उसका जो कन्वर्जन है मॉइस्चर का, वो डायरेक्टली ड्यू ड्रॉप्स में हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस कोल्डनेस। तो अगर ज़्यादा क्लाउड्स होंगे ना, तो क्लाउडी लाइट अगर होगा तो आउट रेडिएशन नहीं होगा ज़्यादा, और आउट रेडिएशन नहीं होगा तो एक कोल्ड अर्थ सरफेस नहीं बन पाएगा। तो दैट्स वाई ड्यू ड्रॉप जनरली नॉट गेट्स फॉर्म। तो दिस इज द बेसिक नॉलेज फ्रॉम ज्योग्राफी। सो दैट्स वाई तो उसका आंसर बन जाएगा कि क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ्स रेडिएशन। ओके, जब अपने ज़्यादा क्लाउड्स रहेंगे, व्हाट इट, ज़्यादा क्लाउड्स रहेंगे तो क्या करेगा, अर्थ क्लाउड्स क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। दैट्स वाई अर्थ सरफेस नॉट गेट वेरी cold. So that's why dew drops not get formed at cloudy nights. 44th Amendment of Constitution of India introduced an article placing the election of Prime Minister beyond judicial review. Wrong. This was the 39th during the Indira Gandhi government. Supreme Court of India struck down 99 NGAC to the Constitution of India as being the violator of independence of judiciary. Yes, B is your correct answer. Okay. This is simple polity based question. Next अगर देखोगे
तो ये बोल रहा है कि यार इम्पीचमेंट ऑफ जज के तहत बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मोशन टू इम्पीच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर। यार स्पीकर तो एक प्रेसिडेंट ही होता है उसका, वो कुछ भी कर सकते हैं मोस्टली अंडर द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और हाउस ऑफ और रूल्स ऑफ हाउस। बट समथिंग कैन बी दी प्रोविजंस ना, कि उसको वो रिजेक्ट कर सकता है, कुछ तो भी तो कंडीशंस हो गए, इतना थोड़ी कि कैन नॉट बी रिजेक्टेड। दो दिस वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, 3 तो कंपलसरी करेक्ट है, 4 का देखेंगे। द मोशन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग। द लॉ रिक्वायर्स द मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस, मतलब मेजोरिटी बोल रहा है, सपोर्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ हाउस ऑफ दैट हाउस एंड नॉट लेस देन बाय 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्या बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। 46 का अगर देखोगे तो आपको ये पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई ए दिस इज आल्सो द करेक्ट मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। ओके, सो 3 C is our correct answer. Ninth schedule was added in the very first amendment. At that time, the prime minister was Jawaharlal Nehru. Okay, so A is our correct answer. चलो, coal sector was nationalized by the government of India under Indira Gandhi. चलो इसको होल्ड करते हैं, even we don't know. सेकंड बोल रहे हैं नाउ कोल ब्लॉक्स आर अलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। यार कितना गलत है, लॉटरी बेसिस पे क्यों देंगे भाई? ओके, एक नेशनल इंपॉर्टेंस अगर देखोगे कोल का तो इतना है, तो लॉटरी को मतलब कौन सा ही पागल इंसान होगा कि जो लॉटरी से देगा, मतलब किसी को भी दे देगा। ओके, तो ये तो गलत ही होगा श्योर, टू गेट रॉन्ग A and 3 ओनली। चलो थर्ड का देखोगे, till recently India imported coal to meet the shortage of domestic supply, but now India is self-sufficient. Wrong, India is not self-sufficient till that, because India imports coal, obviously it imports. Third is wrong, so A is correct. इंदिरा गांधी के टाइम में नेशनलाइज्ड हुए थे। ओके, we don't know anything, just we have to focus on this statement. मैंने पहले बोला कि मेंशन है, डिफाइंड है, मोस्टली रॉन्ग देते। यहाँ पे बोलते थे टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड। रॉन्ग यार, नॉट डिफाइंड एनीवेयर। Even in office of profit, even not mentioned anywhere, not defined, but in Supreme Court Jaya Bachchan case somewhere, Supreme Court given the basic references of office of profit, he what is called as office of profit. Okay, so that's why A is our correct answer, because C is definitely wrong one. Got it? 50 अगर देखोगे, under the which schedule of constitution India can transfer tribal land to private party for mining। यार कौन सा ऐसा 12 शेड्यूल तो नहीं है, ये तो लोकल गवर्नमेंट्स का है। 9 शेड्यूल वी ऑल नो दी लॉज, उसमें प्लेस करेंगे तो जुडिशरी का नहीं होगा। 5th शेड्यूल तो दिस इज ओनली फॉर ट्राइबल्स ना। ओके, सो 5th शेड्यूल इज करेक्ट आंसर। आपको सब शेड्यूल्स अच्छे से याद होने चाहिए, बिकॉज शेड्यूल्स पे क्वेश्चन आते हैं। चलो, PVTG, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। चलो, मैंने पहले ही बोला था कि अगर मतलब इसमें भी फैक्ट्स ही है, लेकिन ये ज़्यादा फैक्ट्रियल है, बिकॉज यहाँ पे स्टेट्स का बोल रहा है, यहाँ पे PVTG का ही फैक्ट्स बोल रहा है। तो दिस इज 75 अराउंड। ओके, सो 95 नहीं है, ऑफिशियली नोटिफाइड कम है, दैट्स व्हाई थर्ड इज डेफिनेटली रॉन्ग। थर्ड निकाल देंगे, वी गॉट आंसर। ओके, 51 इज आवर C। गॉट इट? यहाँ पे कितना स्पेस, मतलब यहाँ पे अच्छे ही बोल रहे हैं ना, 18 स्टेट्स में है और 1 यूनियन टेरिटरी में है। ओके, बट यहाँ पे डायरेक्टली 95 बोल रहा है। गॉट इट? मतलब ये तो थोड़ा, मतलब ये थोड़े स्टार्स भी है, आपको सही आपको कौन सा मारना है, गलत कौन सा मारना है। अगर आप इस फैक्ट्स में मतलब इतना थोड़ा बेसिक नॉलेज भी चाहिए, तभी भी ये ट्रिक्स वर्क करती है। ओके, आर्टिकल 142, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच गिव कंप्लीट जस्टिस पावर टू सुप्रीम कोर्ट। ओके, और इलेक्शन कमीशन है अराउंड 326 के 324, उस आर्टिकल में इसका 124 से 142 से क्या संबंध? गलत हो जाएगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी भी 142 का उसका पार्ट भी नहीं है। ओके, स्टेट लेजिस्लेचर का भी कोई इशू नहीं है, तो यूनियन लेजिस्लेचर और जुडिशरी का इशू है। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर पार्ट्स भी पता होगे, 1 पार्ट किसका है, सेकंड किसका है, थर्ड किसका है, तो बेसिकली आप यू कैन मेक लॉजिक कि सुप्रीम कोर्ट का ही हो सकता है। और ये डायरेक्टली बोलता है कि एक्सरसाइज इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेंड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। गॉट इट? सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बोल रहा है। ओके, द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स at the commencement of the first session of the year. Yes, same like president makes in the Lok Sabha. When the state legislature does not have rule on particular matter, मतलब ये बोल रहा है कि अगर स्टेट ने कुछ बनाया नहीं होगा तो सेंटर बना सकता है, और सेंटर के लॉ अप्लाई हो सकते हैं लोकसभा के। बिल्कुल सही है, दैट्स वाई। तो अगर कुछ नहीं है तो लोकसभा के अप्लाई कर सकते हैं ना, बिकॉज लोकसभा इज हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। सो सी इज और करेक्ट आंसर हियर। चलो, नेक्स्ट वन अगर देखोगे 54, so it's talking about तो the United Nations Convention Against Corruption has a protocol against smuggling of migrants, land, sea, air।
इतना ये जानबूझ के इतना सहारा दे रहा है लैंड के उतर भी, माइग्रेंट्स को भी, सी को भी, एयर को भी. सो दैट्स वाई दिस वन इज डेफिनेटली रॉन्ग स्टेटमेंट. ये हम निकल लेंगे बिकॉज इतना स्पेसिफिक बोल रहा है. और सेकंड बोल रहा है कि यूएनसीएसी इज द फर्स्ट एवर लीगली बाइंडिंग एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट. यार मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% में तो इतना ऐसा बाइंडिंग होते तो रॉन्ग होते, बट दिस केस में ये तो सही है. ओके तो समटाइम्स ऐसे सही भी हो जाते हैं. ओके सो दैट्स व्हाई वी आर राइट आंसर 2 एंड 4. ऐसे दिस दिस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ट्रिक्स नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम स्कीपिंग दिस क्वेश्चन डेरिवेटरी. ओके बिकॉज हमें इस ऐसे क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना ज़्यादा. हमें जो क्वेश्चन हमारे ईजी हैंगिंग फ्रूट्स है, सो हमें डायरेक्टली मार्क्स देके जाएंगे वहाँ पे देंगे. बिकॉज मतलब इसमें भी आप ही ट्रिक्स भी लगाओ, बट ये ट्रिक्स नहीं बैठेगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन. और होने दो ना, अगर आपको कुछ पता नहीं होने से 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और एक गलत हो रहा है, तो उसमें तो हमारा टोटल फायदा ही है ना. टोटल 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 जो स्कोर है वो हमारे जो ऐसे लॉजिक्स है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए. सो दैट इज अवर अल्टीमेट एम. As per the recent amendment of the Indian Forest Act, forest dwellers have the right to fell bamboos grown on the forest areas. Okay. Next one. As per the Scheduled Tribes Act, the bamboo is a minor forest produce. Okay. और अगर नेक्स्ट देखोगे तो ये बोल रहा है कि the Scheduled Tribes and Order Traditional Forest Dwellers Act allows ownership of minor forest produce. ये दोनों सही है यार. चलो पहला स्टेटमेंट देखते हैं. पहला स्टेटमेंट अगर देखोगे तो कितना सिंपल लॉजिक है. तो राइट टू फेल द बाम्बूज इन दी फॉरेस्ट एरियाज. फॉरेस्ट में जो अगर बाम्बू काटोगे सो नॉट गुड थिंग. अगर आप सपोज आपका एक खेत है और एक फॉरेस्ट है, और आपके खेत में आपने यहाँ पे बाम्बू लगा दिए और इन ऑल बाउंड्रीज ऑफ योर लैंड, तो अगर ये मैच्योर हो गए तो आप इसको कट कर सकते हैं ना, ऑब्वियसली, बिकॉज यू डेरिवेटली प्लांटेड इट फॉर योर पर्सनल यूज. ओके और इसका आपको फायदा भी होगा. बट इन केस इट इज फॉरेस्ट और यहाँ पे बाम्बू अपने आप से ही उगे बहुत, और वो बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम का बढ़ा रहे. ओके तो आपको ये परमिशन क्यों होगा कि वहाँ का बाम्बू गिरा दो? ऑब्वियसली नहीं होगा ना. तो दैट्स व्हाई as per the recent amendment to the Indian Forest Act, forest dwellers have right to fell the bamboos grown in the forest area. This is the wrong statement. Okay तो 55 का आंसर ए तो रॉन्ग हो जाएगा. तो वी गॉट द आंसर बी 2 and 3. ओके चलो राइट टू मैरी आपसे सबसे ब्रॉड ब्रॉड कौन सा है आर्टिकल, वो आंसर होगा 19. तो यार तो सिर्फ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, वोकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलता है. 25 अगर देखोगे तो रिलीजन के बारे में बोलता है, मैरिज की वजह से कुछ रिलेशन नहीं. 29 इज कस्टमरी राइट्स के बारे में बोलता है. लेकिन आर्टिकल 21 है उसमें राइट टू लाइफ आता है, और राइट टू लाइफ इतना बड़ा है तो वहाँ पे कौन सा भी राइट आ सकता है. वॉट इट दैट्स वाई वी गो फॉर ब्रॉडर आर्टिकल. अगर 57 देखोगे तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट्स एक्ट, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड. देखो पहली बात तो है ना, दिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब दिस इज नेचुरल प्रोसेस. आप डिलिबरेटली उसको तैयार नहीं कर रहे हो, वो एक्चुअली हो रहा है. वो क्यों पेटेंट हो सकती है? ऑब्वियसली नो, पेटेंट ही नहीं हो सकती ना, बिकॉज दिस इज बायोलॉजिकल प्रोसेस. तो फर्स्ट इज डेफिनेटली रॉन्ग स्टेटमेंट हियर. कॉमन सेंस लगाओ, ऑब्वियसली देयर वुड बी नो पेटेंट फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस. वन इज रॉन्ग. चलो 3 तो ऑब्वियसली करेक्ट है. सेकंड देखते हैं. इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड. मैंने ऐसा पहले भी आ चुका है कि देयर इज नो अपीलेट बोर्ड. तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर अपील को नहीं मिलेगा तो दिस इज वायलेशन ऑफ नेचुरल राइट, violation of constitution. So third is wrong, sorry second is wrong. We got the answer C. Environment Protection Act को देखोगे empowers the government of India to state the requirement of public participation in the process of environment protection and the procedure managing which it is sought. मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट को बोल रहा है. ओके और सब डिटेल में बता रखा है यार. इतना डिटेल में तो ये तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलेगा. इतना डिटेल में पब्लिक पार्टिसिपेशन होना ही चाहिए, मतलब उसका मैनर भी पता होना चाहिए और प्रोसीजर भी चाहिए. इतना डिटेल बोलेगा तो यार उसका मेन मैंडेट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, वो तो निकल ही जाएगा. लोगों को पब्लिक पार्टिसिपेशन पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहा है स्टेटमेंट. दिस इज रॉन्ग. ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर इमिशन फॉर डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. ये हो सकता है बिकॉज उससे डायरेक्टली पोल्यूशन होता है, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इसको रिस्ट्रेन करता है. सो ऐसे स्टैंडर्ड्स और इमिशन देता ही होगा ना, डिस्चार्ज की परमिशन एंड ऑल. 58 में बी इज करेक्ट. 59 में देखोगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स. Waste generators has to segregate waste into 5 categories. 5 यार, अगर 5 में करेंगे, वेट, ड्राई, ई वेस्ट,
और एक सब बायोमेडिकल, तो ज़्यादा घर में रहते नहीं, वो तो हॉस्पिटल में रहते, लेकिन वो दो टाइप्स। यार इतने में करोगे तो कोई सा भी सिटीजन उसको करेगा ही नहीं ना, ऑब्वियसली नहीं करेगा, इतना पास कैटेगरीज में कैसे वो सेग्रीगेट कर सकता है, इट्स वेरी टीडियस देन। ओके, सो दैट्स व्हाई ए इज रॉन्ग। द रूल्स आर applicable टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ओनली। ऐसे थोड़ी ओनली आ गया, और ऐसे थोड़ी कि कचरा का व्यवस्थापन सिर्फ लोकल बॉडीज में, अर्बन एरियाज में ही और टाउनशिप में ही देखेंगे, बाकी एरियाज में क्या करेंगे फिर? रॉन्ग। और अगर नेक्स्ट देखोगे, ये देखेंगे, इट इज मैंडेटरी ऑन अ पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर दैट द वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव इन अनदर डिस्ट्रिक्ट। सपोज यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट फैक्ट्री है, इस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे नहीं है, और इसकी कैपेसिटी अराउंड 100 टन पर की है, पर मंथ की, और इसका जनरेशन सिर्फ 50 टन ही है, और इसका 50 टन है। तो यार इस वेरी गुड ना कि इसका 50 इसका 50 दोनों मिला के यहाँ पे लेके जा सकते हैं, यहाँ की कैपेसिटी भी 100 टन है। तो दिस इज वेरी लॉजिकल टू दैट वी कैन नॉट मूव वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर, दिस इज वेरी लॉजिकल। तो C is the correct answer because the rules provide the exact and elaborate criteria for the identification of sites for landfills and waste processing facilities. So this is the correct segment here. Next one, industrial employment center. If rules for fixed term employment, चलो अब fixed term employment is also news right now. तो ये fixed term में बोल रहा है कि if rules for fixed term employment are implemented, it becomes easier for firms companies to lay off. Suppose a company having the fixed term employment of 5 months of anything freelancing work. Okay, तो उसका अगर 5 months हो गया, तो company is bound to, not bound to, if company needs then it can extend his agreement to another month. बट उसका अगर काम ही खत्म हो गया तो वो तुरंत निकाल सकते हैं विदाउट गिविंग द नोटिस ऑल्सो, बिकॉज एग्रीमेंट में 5 months का लिखा है ना। तो दैट्स वाई दिस इज करेक्ट। नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी नेसेसरी। यस, ऑब्वियसली नो नोटिस शैल बी गिवन। ओके, तो उसको जस्ट बता देंगे कि आपका खत्म हो गया भाई। ओके, नो नोटिस इज नीडेड इवन। तो गॉट इट, सी इज अवर करेक्ट आंसर। बेसिक सर्विस विच द सर्विस एरिया अप्रोच, तो दिस इज फ्रॉम लीड बैंक स्कीम। तो उसको ना एक बैंक मित्राज रहते थे, तो वो गांव गांव जाकर बैंकिंग पेनिट्रेशन के लिए मदद करते थे, दैट्स कॉल्ड द सर्विस एरिया अप्रोच। ओके, और उसको ही अपना लीड बैंक स्कीम के तहत से उसका सब चलता था। विथ रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स, चलो लास्ट टाइम में नॉन कोल मिनरल्स पे क्वेश्चन पूछा था, नॉन कोल माइंस पे, उसी का रिपीटेशन हो गया। नॉन मतलब माइनर मिनरल्स। सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू प्रिवेनिंग लॉ। यस, करेक्ट, सैंड इज वेरी माइनर मिनरल। स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज ऑफ माइनर मिनरल। लास्ट वीडियो में भी देखा था कि मेजर मिनरल्स को सेंटर और माइनर को स्टेट। बट द पावर्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू ग्रांट माइनर मिनरल्स लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। रॉन्ग, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज अगर माइनर मिनरल्स का पूरा जुरिस्डिक्शन स्टेट्स के अंडर है तो रूल्स फॉर्मेशन भी स्टेट ही करेगा ऑब्वियसली। ओके, ये तो फेडरलिज्म के खिलाफ हो गए ना अपना, तो यूपीएससी ऐसा कभी नहीं करेगा कि दैट गोज अगेंस्ट फेडरलिज्म। सेकंड इज डेफिनेटली रॉन्ग स्टेटमेंट, what is correct? Okay, 3 का देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स। चलो यहाँ पे थर्ड में बोल रहा है कि प्रिवेंट इलीगल माइनिंग मिनरल्स का पावर है रूल्स मेकिंग में। यहाँ पे बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। दोनों कॉन्ट्रेडिक्ट भी कर रहे हैं, तो सेकंड रॉन्ग हो गया, थर्ड राइट हो गया, और आंसर इज 1 and 3। मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज। Okay, most of the external debt is owned by government entities. That is wrong. It's called it has been owned by private entities, not by government. And most भी नहीं बोल रहा, all of the India's external debt is dominated. Wrong. बाकी रुपये में भी है, बाकी यूरो में भी है, बाकी most of the currencies में भी होगा ना, तो all तो डॉलर में नहीं रहेगा। It is our right answer. Which of the following is not included in the assets? Assets मतलब क्या, कि जो आरबीआई को, मतलब जो बैंक को, कमर्शियल बैंक को रिटर्न में कुछ तो भी दे सके, उसकी इन्वेस्टमेंट। अगर यहाँ पे डिपॉजिट्स देखोगे तो बैंक में जो डिपॉजिट होते हैं उनके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, कि बैंक को कुछ तो मिलेगा, तो दैट इज द लायबिलिटीज। इन्वेस्टमेंट पे तो रिटर्न आएगा, एडवांसेस पे, लोन्स पे भी इंटरेस्ट आएगा, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस पे भी कुछ तभी तो मिलता होगा इंटरेस्ट रेट छोटा बहुत। तो डिपॉजिट्स आर एक्चुअली द लायबिलिटीज ऑफ द कमर्शियल बैंक एंड नॉट द एसेट्स। In the context of India, which of the following factor are contributors to reducing the risk of currency crisis? Currency crisis के लिए कौन से factors important है? ये फॉरेन करेंसी अर्निंग्स। चलो, फॉरेन करेंसी अर्निंग्स हो रहे मतलब ये रुपीज है, ये डॉलर से, और फॉरेन करेंसी अर्निंग हो रही तो डॉलर बढ़ रहा है ना इंडिया में, डॉलर बढ़ रहा है तो दैट इज गुड थिंग, बिकॉज उससे रुपये का डिप्रिसिएशन कम होगा और एप्रिसिएशन होगा। ओके,
दिस इज द ओवरऑल इकोनॉमी। यहाँ पे अगर रुपीज का और डॉलर का बैलेंस बना रहा तो उसका जो एक्सचेंज रेट है वो भी बना रहेगा बैलेंस। व्हाट इट सेकंड बोल रहा है इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा तो रुपी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डॉलर कम हो जाएगा रिलेटिवली, तो उससे क्या होगा, डिप्रिसिएशन हो जाएगा। बिकॉज इफ रिलेटिवली द रुपीज आर मोर देन डॉलर देयर वुड बी डिप्रिसिएशन। इफ डॉलर is more, not more, but if dollars amount is get bigger as per the rupee, then rupee get appreciated। ये कनेक्शन ध्यान में रखना। सो ये तो होगा नहीं, इससे करेंसी क्राइसिस और बढ़ेगा। सेकंड इज रॉन्ग। रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडिया अब्रॉड, अगर रेमिटेंसेस आएंगे तो डॉलर में आएंगे तो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब डॉलर का अमाउंट बढ़ेगा। सो दैट इज गुड थिंग फॉर एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज। करेंसी क्राइसिस उससे कम होगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। तो 1 and 3 इज आवर करेक्ट आंसर। 65। नेक्स्ट 66। ओ चलो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सर करे राइट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि मतलब अगर कौन सा भी इन्वेस्टर है, सपोज ये इंडिया का बॉर्डर है, और कौन सा भी इन्वेस्टर है उसको अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है अब्रॉड से, तो उसको यहाँ पे रजिस्टर भी नहीं होना, तो वो क्या करेगा, मतलब इंडिया का जो स्टॉक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई है, वहाँ के जो रजिस्टर ब्रोकर्स है वो क्या करेंगे, एक पार्टिसिपेटरी नोट इशू करेंगे, पी नोट। ओके, और वो नोट के तहत ये जो अब्रॉड का इन्वेस्टर है इन्वेस्ट करेगा। ओके, तो वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज ही डोंट वांट टू गेट रजिस्टर्ड विद द एनएसई एंड बीएसई। सो ये यही बता रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इश्यूज issued by registered foreign portfolio investor to overseas investor who want to part of Indian stock market without registering, so that's called a participatory note। और नाम में भी बोल रहा है पार्टिसिपेट हो रहा है। गॉट इट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स ऑल आर पार्ट ऑफ money market, and participatory notes are part of capital market, means that takes care about shares, okay, equity। So that is the basic difference। As per the CAMPA, management and planning authority exists at both national and state level। yes, national and state level both पे रहता है, और मोस्टली रह भी सकता है ना, अगर नहीं भी पता तो स्टेट पे भी, मतलब अगर नेशनल पे है तो अगर स्टेट पे रहेगा तो उसका वर्किंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बिकॉज स्टेट्स में हर स्टेट्स के अपने कुछ अलग रहते हैं। ओके, people's participation is mandatory। same state, same word, mandatory। here there would not be anything mandatory। people's participation is appreciable, okay, but it's not mandatory। अगर ये मैंडेटरी हम निकाल दें यहाँ से तो भी करेक्ट आंसर ए। चलो, अब ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन सेक्टर लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो अगर ये देखेंगे कौन, तो अगर इंडिपेंडेंट रिव्यू का देखेंगे तो आपको पता चलेगा यार, नीति आयोग तो कुछ तो भी ऐसा रिव्यू करता नहीं, ये तो थिंक टैंक है। 5 रॉन्ग। फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन, चलो ये तो आपको पता भी नहीं होगा। फिर भी अगर फाइनेंस कमीशन भी देखोगे, ये तो कुछ अपने किसी फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट इस सेक्टर्स के लिए देखा है, टेलीकम्युनिकेशन के स्पेसिफिक सेक्टर्स, उसका रिव्यू देखा है, कभी नहीं होगा। 3 इज ऑल्सो रॉन्ग। और अगर एडॉक कमिटी है, एडॉक है, उसका नाम ही एडॉक, तो कौन से भी सेक्शंस के लिए बनाया जा सकता है। और पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंटल, मतलब DRSC, ओके, डिपार्टमेंटल रेट स्टैंडिंग कमेटी, उसका तो काम ही ये रिव्यू करना, तो 1 in 2 एज करेक्ट आंसर। चलो, इसका अगर देखोगे 5 year प्लान का, तो ये बोल रहा है कि फ्रॉम द सेकंड 5 year प्लान देयर वाज अ डिटरमाइंड थ्रस्ट टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। यस, दिस इज द करेक्ट, बिकॉज बेसिक एंड कैपिटल गुड्स को बढ़ावे के लिए कर रहे थे। फोर्थ 5 year प्लान अडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेड ऑफ इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। यस, दिस इज करेक्ट। इसका ईयर अगर देखोगे तो इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड से मैच होगा, और उन्होंने उसी के टाइम पे नेशनलाइजेशन वगैरह सब हुआ, तो उस तरीके से हम अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि फिफ्थ 5 year प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम, फिफ्थ बोल रहा है मतलब अराउंड 80s में हो गया, तो 70-80s में। तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट टाइम में इतने टाइम तक फाइनेंशियल सेक्टर वॉज इंक्लूडेड। यार ऐसा थोड़ी हो सकता है इतने देर तक, मतलब 4 प्लान्स में फाइनेंशियल सेक्टर्स को हमने देखा ही नहीं। दिस इज वेरी लॉजिकल ना। थर्ड इज रॉन्ग, और फर्स्ट सेकंड इज करेक्ट आंसर। सो वी गॉट द आंसर ओवर ए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, तो ये बोल रहा है कि इट हैज़ मोर देन 80 मेंबर्स। चलो, इसको होल्ड करते हैं अभी, अपने को अगर नहीं पता तो। सेकंड बोल रहा है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर। यार लार्जेस्ट कैसा हो सकता है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज अ चाइनीज इनिशिएटिव। ओके, और एक अपना ब्रॉड मल्टीलेटरल बैंक बनाने की तैयारी कर रहा है। और यू ऑल नो दैट चाइनीज आर वेरी, दे वांट टू इंक्रीज देयर फुटप्रिंट्स इन एवरी एस्पेक्ट्स। दैट्स व्हाई वर्ल्ड बैंक में अगर यूएसए का ज़्यादा डोमिनेंस है, तो चाइना वांट्स देयर ओन बैंक लाइक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। दैट्स व्हाई हियर द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इज चाइना।
और ये जो शेयर होल्डिंग है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट है, दैट्स व्हाई सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड बोल रहा है कि AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया। मैंने पहले बोला कि चाइना का एम्बिशन क्या है इस बैंक से लेकर, to have their Chinese bank globalized. Okay, so that's why they should take the members outside Asia. उनको एशिया तक मर्यादित थोड़ी रहना है चाइना को, उसको उसको उसके फ्रीक्वेंस बियॉन्ड एशिया भी है ना, तो दैट्स व्हाई थर्ड इज आल्सो रॉन्ग, वन इज ओनली इज करेक्ट। What was the purpose of intercreditor agreement signed by Indian banks and financial institutions recently? Intercreditors agreement, क्रेडिट का बोल रहा है, मतलब कुछ तो भी लोन का बोल रहा है, तो फिजिकल डेफिसिट का तो कुछ होगा ही नहीं, रॉन्ग। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी बोल रहा है, ये भी कुछ नहीं होगा बिकॉज क्रेडिटर विद लोन्स का कुछ बोल रहा है। तो चलो 3 and 4 मतलब ऑलवेज यूर मेन कॉम्पिटिशन बिटवीन द टू ऑप्शन, मतलब आपका जो मेन कंफ्यूजन रहेगा ना, मतलब दो तो आप इलिमिनेट कर ही सकते हो अगर बेसिक अच्छा खासा थ्रो नॉलेज होगा तो। आपका मेन कंफ्यूजन दो ऑप्शन में रहता है, एग्जांपल दिस टू इन दिस केस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इट एक्ट्स एज ए इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन केस ऑफ एप्लीकेशन फॉर लोन, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर लोन बोल रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि इट एम्स टू फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट। ये तो मतलब लोन दिए और उसके स्ट्रेस एसेट मतलब NPA हो गए उसका। ओके, 50 crores और मोर विच आर अंडर कंसोर्टियम लेंडिंग। तो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट का मीनिंग यही है एक्चुअली डीप। ओके, तो उस टाइम पे ये क्या करता है कि स्ट्रेस एसेट को फास्टर रिजॉल्व करने के लिए एक मेथड है, मतलब इंटर क्रेडिट जितने ज़्यादा क्रेडिटर होगे ना उसका एग्रीमेंट होगा। ओके, उसका और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का, तो वो स्ट्रेस एसेट को कितने ज़्यादा अच्छे से रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, क्या उसको अच्छे से रिकवर कैसे कर सकते हैं, उसका एक रहता है फास्टर रिजोल्यूशन की वजह से। दी इज अ करेक्ट आंसर। चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक सिलेक्टेड बाय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नहीं करता है, ईच इंडिविजुअल बैंक का पब्लिक सेक्टर का अगर RBI करेगा तो RBI के पास दूसरे भी काम है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी नहीं करता, तो फिर बैंक्स गेट डायरेक्टली इम्पैक्टेड बाय मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, तो ऐसा तो नहीं, उसको एक ऑटोनॉमी है ना बैंक का। मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक, रॉन्ग, दिस वुड नॉट बी द करेक्ट, तो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो इज द करेक्ट आंसर। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी, कितना स्पेसिफिक बोल रहा है, और यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, फूड है एंड ऑल है, वो उसका फर्स्ट होगा, तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का कैसे फर्स्ट हो सकता है, दिस इज द करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड, वन ऑफ द टास्क ऑफ PNGRB इज टू इंश्योर कॉम्पिटिटिवनेस मार्केट फॉर गैस, यस करेक्ट स्टेटमेंट, उसका काम भी वैसा है। ओके, और अगर थर्ड देखें कि अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द PA, मतलब पहला ही रॉन्ग है, फर्स्ट बोल रहा है ना, फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी है ना, पहला रॉन्ग कर देने का, वी गॉट अ आंसर। ओके, चलो साइंस एंड टेक का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन। LTE इज कॉमनली marketed as 3G LTE and VoLTE is commonly marketed as advanced 3G। यार दिस इज वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज LTE आपने रिसेंटली 4G आपके सिम में आता होगा फोन में, तो अगर आप अच्छे से ऊपर देखोगे तो वहाँ पे VoLTE और LTE नाम लिखा होगा। ओके, सो ये क्या करता है, दिस इज द काइंड ऑफ 4G टेक्नोलॉजी। ओके, सो दैट्स वाई 3G तो नहीं होगा, और 2019 का क्वेश्चन पेपर है, उस टाइम पे 4G आ गया था, 3G तो उससे बहुत पहले आया था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर रिसेंटली 4G आया तो 4G पे क्वेश्चन बनेगा, 3G पे नहीं बनेगा। ओके, तो अगर सेकंड देखोगे LTE इज डेटा ओनली टेक्नोलॉजी एंड VoLTE इज वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज ट्रांसफर ऐसा होता है, मतलब डेटा ट्रांसमिशन होता है, मगर आप अगर मैसेज भेज रहे हो तो आप LTE कर रहे हो। ओके, तो क्या करता है 1001 ऐसा बाइनरी में आपका डेटा ट्रांसमिशन होगा। ओके, मतलब सिग्नल्स में। ओके, उसको उसके बाद इंटरसेप्टर रहेगा, वो इंटरसेप्ट करेगा क्या कहना चाहता है, फिर आपको मैसेज डिस्प्ले होगा। ओके, ये होता है LTE। अगर VoLTE देखोगे तो वॉइस का मतलब वॉइस में आप बोलेंगे, मतलब कॉल करेंगे, फिर ये क्या करेगा, ऐसे फ्रीक्वेंसी रहेगी पहले उसकी मतलब ऐसे वॉइस को बाद में बाइनरी में 10010001 ऐसा कन्वर्ट होगा, मतलब वॉइस को भी डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस नॉट द ओनली वॉइस ओनली, दिस इज वॉइस प्लस डेटा ओनली। Got it? So second is wrong. First is also wrong. So we got our answer D. Which of the following statement is are correct regarding the maternity benefit? Mostly common sense use कीजिएगा. We will definitely got the answer. So ये बोल रहा है कि enterprise with crèches must allow the mothers, crèches मतलब जहाँ पे चिल्ड्रंस जो मदर्स होती है जहाँ पे अपने चिल्ड्रंस को रखती है, और ये एक अभी एक इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है, और जो बच्चों को रखने के लिए मतलब उसको ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए एक क्रेचेस रहते हैं। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि अलाउ मदर मिनिमम 6 क्रेचेस, यार 6 बहुत ज़्यादा हो गए, अगर सपोज 7 आवर्स का अपना शिफ्ट है, उसके उसके अंदर अगर 6 बार भेज देंगे तो वो तो बहुत, और एक एब्सोल्यूट भी नंबर है 6, तो मोस्टली उसके रॉन्ग होने के चांसेस भी हो जाएंगे। सेकंड को हम एलिमिनेट कर देंगे, वी डायरेक्टली वर्ड आंसर वुमन विद 2 चिल्ड्रंस गेट ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट्स, और यहाँ पे जो 3 months है ना, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग वन,
ये आपको एक बार चेक कर लीजिएगा क्या है एग्जैक्टली। और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में पढ़ भी लीजिएगा, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आ ही गए अब तक। चलो, नॉट एंड सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग पेइंग टैक्स। ओके, पेइंग टैक्स क्या है? यस यस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रजिस्टरिंग प्रॉपर्टीज आल्सो पार्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कंस्ट्रक्शन परमिट्स बोल रहा है, परमिट्स बोल रहा है मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना, जितना ज़्यादा फास्ट परमिट मिलेगा उतना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। सेम लाइक, बट मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इट्स टोटली different policing type of issue. It's not directly related to economics, though indirectly related but not directly. That's why it's not a part sub index of World Bank's ease of doing business. चलो 78 अगर देखोगे तो ये बोल रहा है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक बार मैं और बोलता हूँ, ये रिसेंटली आया है। ओके, ईपीआर ओके रिसेंटली आया है, पीछे तो नहीं था। पिछली बार क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब तो ये रिसेंट ही है। व्हाट इट, तो ये बायो फीचर बोल रहा है, किसका फीचर है? बायोमेडिकल वेस्ट का एक्ट के 1998 में है। उस टाइम तो ये उसका कुछ आता पता भी नहीं था। सेम 99 उसके टाइम पे भी उस कुछ का कुछ आता पता नहीं था। दोनों तो निकल गए। एक 2011 का है और 2011 का है, दोनों की संभावना होती है 50-50 तक आ गए। ओके, चलो तो फूड सेफ्टी में क्या एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर मीनिंग देखोगे, आप खुद से अगर लॉजिक लगाने का प्रयास करोगे तो वो बोल रहा है कि प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड हो गई। मतलब प्रोड्यूसर ने कुछ तो प्रोडक्ट्स बनाया, उसका यूज हो गया, अगर उसको कस्टमर यूज कर रहा है तो उस टाइम पे भी अगर कस्टमर ने उसको फेंक भी दिया तो उसकी कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोड्यूसर की रहेगी। यार फूड सेफ्टी का तो ऐसा कैसा हो सकता है? मतलब फूड का कैसा होगा ऐसा? अगर फूड फेंक भी दिया तो उसका इन्वायरमेंट का कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा ना, वो तो मतलब डिग्रेड हो जाएगा ना। लेकिन ई वेस्ट होगा या डिग्रेड नहीं होगा। दैट्स वाई ऐसा बेसिक लॉजिक लगा के देखो। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तो उसका उसका कुछ डिग्रेडेशन जल्दी में होता नहीं है, तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करेगा। ओके, दैट्स वाई सी इज अवर आंसर। The economic cost of food grains to the Food Corporation of India is minimum support price and bonus paid to the farmer plus, मतलब एमएसपी देते हैं प्लस टोटल कॉस्ट क्या आती है ऐसा बोल रहे हैं। एमएसपी तो फार्मर्स को देते हैं प्लस जो प्रोक्योरमेंट करते हैं उसके टाइम जो कॉस्ट लगती है वो। ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसको कॉस्ट लगती है वो। गॉट इट। और यहाँ पे बोल रहे हैं गोडाउंस। यार ये गोडाउंस तो प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स में भी मतलब प्रोक्योरमेंट के इंसिडेंटल्स में ही आ जाते हैं गोडाउन। दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। और ये बहुत बड़ा ब्रॉड भी है। गॉट इट। यहाँ पे बोल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली है तो निगेटिव हो गया यहाँ पे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ सोशल कैपिटल। सोशल बोल रहा है ना, सोशल बोल रहा है मतलब सोसाइटी का कुछ तो भी है ना ऑब्वियसली। ओके, तो पहला बोल रहा है द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स, ये तो ह्यूमन कैपिटल हो गया। ये स्पेसिफिक कैपिटल है ना, आपका अगर आप ज़्यादा लिटरेट हो तो आपको खुद को ही फायदा होगा ना, तो आपका ह्यूमन कैपिटल हो गया। सोसाइटी को उससे जो डायरेक्टली फायदा हो सकता है, लेकिन आप उस नॉलेज को अगर सोसाइटी में लगाओगे तो, लेकिन डायरेक्टली तो फायदा नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस वाज इज रॉन्ग स्टेटमेंट। स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नो यार, नेवर। बिकॉज suppose a lot of countries having a lot of building infrastructure but they don't have the social capital, there always be the civil wars. Okay, so what is the benefits of such large buildings and all? The size of population से कुछ नहीं होगा, quality population से कुछ नहीं होगा। What it, the level of mutual trust and harmony in the society, yes exactly, that's called as social capital। तो सोसाइटी को ही दर्शा रहा है ना, सोसाइटी का अच्छा म्यूचुअल ट्रस्ट है तो अच्छा हार्मनी से हो रहे। ओके, in the with the reference of Constitution of India, consider foreign. No high court shall have the jurisdiction to declare any central law to be unconstitutionally invalid. Constitutionally invalid ऑब्वियसली कर सकते हैं भाई, 226 की तरफ पावर दिए है। अगर फंडामेंटल राइट्स को कुछ तो भी हो रहा होगा सेंट्रल एक्ट से तो हाई कोर्ट कर सकता है। दैट्स व्हाई दिस वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। यार जुडिशियल रिव्यू क्या है फिर? जुडिशियल रिव्यू तो यही ना कि सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चन एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। डी इज और राइट आंसर। Purchasing power parity exchange rate are calculated by comparing the prices of the same basket of goods and services in different countries। मतलब सपोज 3 बास्केट बिस्किट्स लिए, ब्रेड्स लिए और बटर लिया, सेम अगर यूएसए में देखा और इंडिया में भी देखा, व्हाट इट, अगर देखा ना तो कितने प्राइस में तीनों चीज़ें सेम अमाउंट में दोनों कंट्री में आती है, उसके ऊपर हम पीपीपी को डिराइव करते हैं। व्हाट इट, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड बोल रहे थे इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट, रॉन्ग, इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इन पीपीपी। Okay, after China is the first, USA is second, and India is the third country in terms of PPP. Got it? So our answer is A only. With reference to cultivation of kharif crops in the last 5 years, consider following statement. चलो, steadily decrease. A under sugarcane cultivation has steadily decreased. चलो, ओवरऑल डिक्रीज भी हो रहा है, पर एक ईयर में तो ऐसा होगा ना, एक ईयर में भी ऐसा हो गया तभी भी स्टेडली डिक्रीज का मीनिंग खत्म हो गया। और उनको यही यही चाहिए कि आपको फोर को आप मतलब आप यहाँ तक लास्टली
फोर्थ स्टेटमेंट में उन्होंने जानबूझ के दिया है स्टेडीली, बिकॉज आप तीनों स्टेटमेंट्स अगर पढ़ोगे तो आप यहीं पे बोर हो जाएगा और कुछ टाइम पे आपको लगेगा कि यार मुझे तो कुछ नहीं पता, तो आप सो तक पढ़ोगे भी नहीं। तो इसलिए रीडिंग ऑल स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कौन से स्टेटमेंट में क्या लॉजिक छुपा है आपको पता नहीं हो सकता। ओके, दैट्स व्हाई पूरा क्वेश्चन पढ़िए, पहले से जज मत कीजिए क्वेश्चन को। फोर्थ तो रॉन्ग कर दिया, वी गॉट अ आंसर, गॉट इट। Among the agriculture commodities imported by which one of the following accounts for the highest import in terms of value? Last year question में भी vegetable oil पे question था, तो question repeat होते हैं। Okay, in the context of poverty, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? सबसे अच्छा स्टेटमेंट इस टाइम पे ना, ऐसे टाइम पे अगर डायरेक्टली हम बुकिश डेफिनेशन पे ना जाए, और यूपीएससी मोस्ट लिबरल एंड मोस्ट ब्रॉड एंड मोस्ट गुड डेफिनेशन देता है। कोई आप सबसे अच्छा डेफिनेशन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, बिकॉज लिबर्टी दिया है, मतलब आपको रिस्ट्रेन कम कर दे तो आप क्या कर सकते हो, खुद को डेवलप कर सकते हो ना। अगर आपको कोई मतलब कॉन्स्टेंट नहीं कर रहा है तो। ओके, सो डी इज आवर राइट आंसर। चलो, विच वन फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी? कौन सा मेजर्स स्लाइड ऑफ इंडिया रुपी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं अपनाएगा? कर्बिंग इम्पोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल। चलो, अब इंडिया है, दिस इज इंडिया। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, डॉलर भी है और रुपीज भी है। स्लाइड ऑफ रुपीज का क्यों हो रहा है? क्योंकि रुपीज ना ज्यादा हो गया है, डॉलर कम हो गया है। अगर आपको स्लाइड ऑफ रुपी को कम करना है तो डॉलर को आपको बढ़ाना है। ओके, तो ये बोल रहा है कि कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स। अगर इंपोर्ट्स ही नहीं होगा तो हम पेमेंट सोर्स का डॉलर में करते तो डॉलर की वैल्यू कम नहीं होगी ना, उतनी मेंटेन रहेगी। दैट्स व्हाई ये हम करेंगे। इंकरेजिंग इंडियन बॉर्डर्स टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स। ओके, अगर रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स इशू करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा जो डॉलर का फ्लाइंग है ना, मतलब अगर पहले हम लोन लेते थे वो डॉलर में लेते थे, लेकिन इस बार हम लोन लेंगे रुपये में, तो हमारे डॉलर का जो डॉलर हमें हम पेमेंट करते थे, उस लोन को अगर हम इंटरेस्ट उसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट अगर लौटाते तो डॉलर में ही करते, तो डॉलर कम होता ना अगर डॉलर में लोन लेते तो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड में लिया तो रुपी से लोन मिलेगा, डॉलर तो वैसे रहेगा। थर्ड बोल रहा है कि ईजिंग कंडीशन रिलेटिव टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की कंडीशन ईज कर दे तो ज़्यादा पैसे हमारे इंडिया में आएंगे, मतलब बोरिंग करेंगे डॉलर में, तो डॉलर की अमाउंट और बढ़ेगी, तो उसना उतना स्लाइड का इंडियन रुपी का स्लाइड कम होगा। थ्री इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोल रहे हैं, अगर एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे तो ये डॉलर और रुपी पहले इतना था, लेकिन अब तो एक्सपांड करने के लिए रुपी इतना बड़ा हो गया, तो डॉलर की रिलेटिविटी रुपी का ज़्यादा अमाउंट हो गया इकोनॉमी में, तो इंडियन रुपी का स्लाइड और बढ़ जाएगा, बिकॉज मतलब जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी उतनी वैल्यू कम होगी। अगर रुपी की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई ओके डॉलर के कंपेयर में, तो रुपी का स्लाइडिंग होगा, उसको डिप्रिसिएशन भी कहते हैं। बट इट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंट डायरेक्टिव रिलेटिंग टू स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, पॉपुलरली नोन एज डेटा डिक्टेट कमेंट। तो क्या बोल रहा है कि पेमेंट सिस्टम का जो डेटा है ना, तो उसके बारे में बोल रहा है कि आरबीआई ने रिसेंटली लॉ लॉन्च किए, तो ये बोल रहा है कि दे शैल इंश्योर दैट इंटर डेटा रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम का डेटा है ना, तो यार वो इंडिया में भी होना चाहिए यार, ऑब्वियसली यस, इंडिया का डेटा तो इंडिया में ही होना चाहिए ना, इतना लॉजिकल तो कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता, इतना अच्छा स्टेटमेंट है। और यार अच्छी बात है ना, अगर इंडिया का डेटा इंडिया में रहे तो बाकी के देश में ना जाए, और डेटा ट्रेडिंग नहीं होगा, और वी कैन से दी एआई की यूज से टारगेटेड एक अप्रोच नहीं रहेगा, तो सर्विलियंस भी कम होगा इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड बोल रहा है कि दे शैल इंश्योर दैट दिस सिस्टम आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। नहीं यार, ये तो नहीं हो सकता, बिकॉज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज मोस्टली एक बेसिक सेक्टर्स में ही है ज़्यादा, ऐसे डिजिटल टेक्नोलॉजीज में उसका थोड़ा फुटप्रिंट्स कम है, तो यहाँ पे तो हमें प्राइवेट कॉर्पोरेशन को ही देना पड़ेगा, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। दे शैल सबमिट कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यार ऐसा तो नहीं हो सकता, कैग के पास तो अलग, मतलब वो तो फाइनेंशियल इश्यूज देखता है, डिजिटल डेटा का क्यों देखेगा, तो जानबूझ के डाला गया हुआ स्टेटमेंट है। थ्री इज ऑल्सो रॉन्ग, ए इज करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग। चलो, अभी अभी कैसा रहता है ना, एक प्रोग्रेसिव जो लेजिस्लेशन है ना, ऑलवेज कीप इन माइंड, जितना ज़्यादा प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है, एकदम प्रोग्रेसिव, तो सबसे पहले ना यूरोपियन यूनियन ही करता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कीप इन माइंड कि बिकॉज उसके वो ना सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाता है। अभी अभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्या ग्रोथ बढ़ाते हैं ऐसे नेशन से, लेकिन यूरोपियन यूनियन ना बहुत प्रोग्रेसिव इंटिटी है, वो मोस्टली प्रोग्रेसिव और अलग अलग नए चीज़ों पे लॉ और उसको रेगुलेशन करने का काम यूरोपियन यूनियन का ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो ऑलवेज कीप इन माइंड। इंडिया रिसेंटली साइन अप डील नोन एज एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कोऑपरेशन एरियाज इन द न्यूक्लियर फील्ड्स। चलो, अब हमें 4 ऑप्शंस दिए, बट क्या देखना है कि हमारा मोस्टली न्यूक्लियर ट्रेड और न्यूक्लियर कॉमर्स इस नेशन से है ज़्यादा। चलो, जापान के साथ तो न्यूक्लियर का उतना कुछ ट्रेड होता नहीं, यूनाइटेड किंगडम के साथ भी नहीं होता,
रशिया के साथ भी होता है, यूके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ भी होता है। ओके, तो हम 50-50 तक आ गए, डिस्पाइट वी डोंट नो आंसर इज रशिया, बट हमें बेसिक पता था कि रशिया के साथ हम न्यूक्लियर डील्स करते हैं, यूएसए के साथ भी सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन 1 to 3 एग्रीमेंट है। ओके, तो दोनों तक तो आ गए थे, 50-50 तक आ गए थे। ओके, नेक्स्ट, मनी मल्टीप्लायर इन द इकोनॉमी इंक्रीज। मनी मल्टीप्लायर मतलब सपोज भी बैंक में 100 रुपीज रखा, बैंक क्या करेगी, 90 रुपीज लोन देगी, 10 रुपीज वो एक वर्ड में रखेगी, लाइक कैश रिजर्व रेशियो, SLR एंड ऑल। ओके, तो 90 रुपीज क्या क्या करेंगे, लोन दे देगा। तो कंपनी को लोन दिया, कंपनी का प्रॉफिट आया 70 रुपीज, 70 रुपीज कंपनी भी बैंक में रखेगा, फिर बैंक 10 रुपीज साइड में रखेगा, 60 रुपीज लोन देगा किसी और को। मतलब इकोनॉमी में ये जो 100 रुपीज था, ये 90, 70, मतलब ये बहुत बढ़ रहा है उसका ट्रांजेक्शन, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लायर, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड मल्टीप्लायर। ओके, तो ये कब बढ़ेगा, जब इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो रॉन्ग। अगर कैश रिजर्व रेशियो अगर 10 था पहले, अगर 20 कर दिया तो लोन तो 80 रुपी देगा ना। तो increase in the cash reserve ratio actually decreases the money multiplier. So wrong statement. Increase, suppose third statement, increase in this SLR, same cash reserve ratio बढ़ा और SLR बढ़ा तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, यार पॉपुलेशन का क्या होगा, अगर 1 बिलियन पॉपुलेशन भी है लेकिन उनमें से कोई लोग बैंक में पैसा रखते ही नहीं होंगे, तो उसका मल्टीप्लायर कैसा होगा। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। द राइट आंसर इज इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट। अगर ज़्यादा लोग बैंक से ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसका मल्टीप्लायर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। चलो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का। ये बोल रहा है कि इन ऑगमेंटेड रियलिटी अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड एंड फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट आउट। रॉन्ग, दिस इज वर्ल्ड शॉट रियलिटी। एक्चुअली मैंने बोला है कि इंटरचेंज मोस्ट ऑफ टाइम्स करते हैं मोस्ट ऐसे क्वेश्चंस में। ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब वर्चुअल रियलिटी भी है, मतलब रियलिटी भी एक्चुअल जो जो होता है ना वो है, उसके ऊपर वर्चुअल रियलिटी को डाल देते हैं। एग्जाम्पल, हम अगर कार रिवर्स लेते हैं तो कार रिवर्स लेते हैं उस टाइम पे हमें पीछे एग्जैक्टली सेम थिंग भी दिखता है, लेकिन उसमें हमें मार्क ऑफ दिखता है, हम जैसे स्टीयरिंग घुमाते हैं उस टाइम पे ऐसे मार्क्स सब दिखते हैं। दैट्स कॉल्ड दी ऑगमेंटेड रियलिटी। मतलब एग्जैक्ट चीजें भी रहता है उस पे, एक वर्चुअल चीजें भी ऐड हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी रॉन्ग। 4 देखते हैं, 4 तो ऑलवेज करेक्ट बिकॉज दोनों में थर्ड देखते हैं। एआई ऑगमेंटेड रियलिटी अलाउज इंडिविजुअल्स टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड and improves the experience using the camera of smartphone or PC. Yes, this is correct statement. We got our answers. 92 का C, sorry B. Okay. With the word Denisovan, the word Denisovan is sometimes mentioned in the media. Is reference to, क्या है उसका मीनिंग, उसका मीनिंग ये partly human species को Denisovan बोलते थे। Okay. With reference to the recent development in science, which of the following statement is not correct? Functional chromosomes can be created by joining segments of DNA taken from the cells of difference. यार अगर डीएनए का एक सैंपल यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया और उसको ज्वाइन करके कुछ तो भी फंक्शन कर रहा होगा, तो फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड हो, यहाँ पे कैन भी बोल रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट। पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लैबोरेटरीज। ये बोल रहा है कि लैबोरेटरीज में डीएनए क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो क्या है उसका, कर सकते हैं या नहीं, तो उसका कर सकते हैं या नहीं, तो नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हो ऑब्वियसली, कैन भी बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है पीस ऑफ डीएनए टेकन आउट फ्रॉम एन एनिमल सेल कैन बी मेड टू रिप्लिकेट आउटसाइड सेल लिविंग इन लैबोरेटरी। यस, लैबोरेटरी में हम यहाँ पे राइनोस का, वाइट राइनोस का वगैरह कर भी रहे हैं डीएनए। ओके, जो स्पीसीज लुप्त हो जा रही है उसका हम करते हैं मोस्टली। सेल्स टेकन आउट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी मेड टू अंडरगो सेल डिवीजन इन लैबोरेटरी पेट्री डिशेस। यस, करेक्ट। यहाँ पे हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, यू नो, दिस इज दी फर्स्ट स्टेटमेंट। फंक्शनल क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं। दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट दी डीएनए, दिस इज दी क्रोमोसोम्स, वेरी वेरी स्पेसिफिक बोल रहे हैं, दैट्स व्हाई फर्स्ट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, यू नो, एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी को आइडेंटिफाई करता है। चलो होल्ड रखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यूज्ड एज टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन और सर्वर। यार ये तो आइडेंटिटी नहीं देखता वर्क का। डिजिटल सिग्नेचर जस्ट is a method of signing electronic document and ensuring that original content is unchanged. This is the actual mandate of digital signature. That's why 3 is only correct. चलो wearable डिवाइस का टास्क क्या क्या कर सकते हैं, wearable टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकते हैं, तो लोकेशन भी दिखा सकते हैं ऑब्वियसली। अगर हमने तो सीक्रेट एजेंट जीपीएस रखते हैं, कुछ तो भी बॉडी में छुपा लेते हैं, तो दैट्स गिव्स देयर लोकेशन। स्लीप भी मॉनिटरिंग के लिए आता ही होगा यार ऑब्वियसली। असिस्टेड हियरिंग इम्पेयर्ड, तो जिसको सुनाई नहीं देता अच्छे से वो तो वेयर करते ही ना, दैट्स व्हाई डी इज आवर करेक्ट आंसर। आरएनए इंटरफेरेंस, इट इज यूज्ड एज डेवलपिंग एंड जीन साइलेंसिंग। इंटरफेरेंस है, दैट्स व्हाई जीन को साइलेंस कर ही सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। यस,
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इन कैंसर ट्रीटमेंट. इट कैन बी यूज टू डेवलप हार्मोन्स. हार्मोन को नहीं कर सकते भाई, हार्मोन को रिप्लेसमेंट यहाँ से नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई थर्ड इज करेक्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके. और वर्ल्ड 2 और 4 ज़्यादा ब्रॉड, मतलब एप्लीकेशन में जितने ज़्यादा आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो ना उतने कीजिएगा. यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसमें ए में ही ऑल इंक्लूजन है. 1 to 4 मोस्टली इसमें कवर है. दैट्स व्हाई ए के ऊपर हम जाएंगे. ऐसी भी ट्रिक आप लगा सकते हो. Recently, scientists observed the merger of giant black holes billions of light year away from the Earth. What is its significance? क्या होता है? ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होते हैं. मैंने लास्ट तार भी बोला था, ब्लैक होल भी अगर मिलेंगे तो वहाँ से ग्रेविटेशनल वेव्स मिलते हैं. Which of the following are the reason for the occurrence of multi-drug resistance in microbial pathogens? MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस. क्या होता है कि अगर हम गलत ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमारे अंदर का जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, जो डिसीज होता है वो ना सुपर बग हो जाता है. मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, एडाप्ट हो जाता है उस मेडिकल ट्रीटमेंट को, तो ना रिस्पॉन्ड नहीं करता और उसका डेथ भी नहीं होता. और उसको हमें कट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है फिर. तो क्यों होता है, मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस लाइक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस क्यों होता है? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस ऑफ सम पीपल. यस, सम भी बोल रहे हैं, जनरली बोल रहे हैं. टेकिंग इनकरेक्ट डोज, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है. अगर इनकरेक्ट लेंगे तो यार कुछ भी हो सकता है. और सेकंड इज आल्सो करेक्ट. थर्ड बोल रहा है कि यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक फार्मिंग. एग्जैक्टली, अगर कुछ टाइम पे हम एंटीबायोटिक यूज करते थे, एग्जांपल कोलिस्टिंग इन पोल्ट्री इंडस्ट्रीज, ऑक्सिटॉक्सिन इन डेयरी इंडस्ट्रीज. दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. ओके. तो थर्ड लास्ट बोल रहा है, लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि मल्टीपल क्रोनिक डिजीजेस. रॉन्ग. मल्टीपल क्रोनिक डिजीजेस से डायरेक्टली मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट नहीं होगा. अगर उसकी मल्टीपल क्रोनिक डिजीज के मल्टीपल अगर रॉन्ग मेडिकेशन लिया तो होगा. ओके. तो 4 इज रॉन्ग. तो हम बचे 2 and 3 इज करेक्ट. Cas9 क्या है? पिछली बार भी देखा था. क्रिस्पर Cas9 क्या है? एक मॉलिक्यूलर सीजर है यूज टू टारगेट जेनेटिक एडिटिंग. हेपेटाइटिस बी का क्वेश्चन है, नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं. हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मस्ट लाइक HIV. यस, बोथ आर वायरस एंड इन्फ्लुएंजा. ओके. तो दिस इज करेक्ट. सेकंड बोल रहे हैं हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव वैक्सीन. ओके. तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. एक्चुअली हेपेटाइटिस बी को वैक्सीन है और हेपेटाइटिस सी को नहीं है. ओके. तो बोथ आर सही. तो बी इज आवर राइट आंसर. चलो इस सेशन में इतना ही. अगले लेक्चर में 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.